बारिश की पहली बूंद जैसे किसी पुराने घाव पर ठंडी औषधि टपका दे, वैसा ही कुछ मेरे बरामदे की पीतल जड़ी छत पर हुआ। टप टप टप। मसाला चाय की भाप मेरी मूंछों से होकर आंखों में हल्की नमी छोड़ रही थी, पर जो नमी थी वह मौसम की नहीं थी। यह वह नमी थी जो भीतर के अपमान से उठती है, जब शब्द शरीर पर नहीं आत्मा पर चोट करते हैं। मैंने अपने कानों में अब भी वही वाक्य गूंजते हुए सुने, वाक्य जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता, पर जो मेरे भीतर किसी कठोर घंटानाद की तरह बजते रहे। उस दोपहर, जब हवा में गीली मिट्टी की महक और मोगरे की मध्यम गंध थी, मेरे जीवन का मौसम अचानक बदल गया था, जैसे सावन के बीच ही किसी ने मेरी छत से आसरा खींच लिया हो। मैंने चौखट पर रखे लकड़ी के पायदान पर अपनी एड़ी टिकाई, ताकि पीठ की पुरानी ऐंठन कम हो। उम्र के साथ जो जकड़न आती है, वह बस मांसपेशियों में नहीं होती, वह रिश्तों में भी उतरती जाती है। मेरी उम्र की रेखाएं हथेलियों पर लंबे खेतों जैसी दिखती हैं, जिनमें मैंने दशकों तक पसीना सींचा। कभी पंजाब के उस किनारे पर जहां सरसों पीली चादर बिछाती है, कभी महाराष्ट्र के मिल इलाकों में जहां रात की सायरनें मेरे दिमाग में आज भी बजती हैं। मैं उन दिनों को याद करने की कोशिश करता, ताकि खुद को समझा सकूं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पर उस दिन भीतर से एक धीमी आवाज उठी कि शायद मेहनत का फल सिर्फ लगान जैसा वसूल किया जाता है, सम्मान उसका बोनस नहीं होता। मेरे बरामदे से सामने तुलसी का चौरा दिखता है। मेरी पत्नी जब तक रही, हर सुबह दिया जलाती थी। उसकी असमय विदाई के बाद मैंने ही वह काम संभाला। ऐसा नहीं कि मुझे मंत्र आते थे, पर लौ की स्थिरता से मुझे एक भाषा मिल जाती थी, एक शांत मूक भाषा, जिसमें प्रश्न नहीं उत्तर जलते थे। उस दिन भी मैंने दिया जलाया, पर लौ आज अनियमित थी, कभी तेज कभी कांपती हुई। शायद हवा तेज थी, या शायद मेरे भीतर की हवा अव्यवस्थित। मेरी सांसें भी किसी पुराने पंखे की तरह थीं, चलती पर कराह के साथ। मेरे घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। एक में मैं जवान हूं, आंखों में वह चमक जो शहर जीत लेने का भरोसा देती है। मैं सोचता हूं, क्या सच में मैंने शहर जीता था, या शहर ने मुझे जीतकर धीरे धीरे मेरे भीतर की चमक को मिट्टी कर दिया। तस्वीरों के पास एक छोटा सा फ्रेम है, मेरे पिता का। उनके माथे पर वह धैर्य था जो पहाड़ों का होता है। वे अक्सर कहते थे कि आदमी की असली कमाई उसकी साख होती है। मैंने तब सिर हिलाकर बात मान ली थी, पर आज लगा कि साख भी एक ऐसा बर्तन है जिसे अक्सर घर के लोग ही सबसे पहले गिरा देते हैं। नीचे सड़क पर रिक्शों की घंटियां बज रही थीं। पास के मंदिर से मधुर आरती की धुन आ रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी और छत की धारियों से पानी की पतली धाराएं बह रही थीं, जैसे समय अपनी रफ्तार से सब कुछ धो देना चाहता हो। मैं जानता था, समय बहुत कुछ धुला देता है, पर शब्दों के दाग जिद्दी होते हैं। वे कपड़े पर नहीं, भीतर के कपास पर लगते हैं। रुई जितनी कोमल, उतना ही उन्हें छुड़ाना मुश्किल। मैंने अपने भीतर उस दाग की आकृति महसूस की, तेज, टेढ़ी और ठंडी। मैंने कुछ नहीं कहा। यह मेरा सबसे पुराना हथियार है, मौन। लोगों को अक्सर लगता है कि मौन कमजोरों की ढाल है, पर मैं जानता हूं, मौन धातु की तरह होता है। कुशल हाथों में ढला तो तलवार, अनाधी के पास रहे तो कबाड़। मैंने अपने जीवन के कठिन मौसमों में झूठ की बोरियां ढोते हुए, मशीनों की कर्कश आवाज के बीच और अस्पताल के ठंडे गलियारों में यही सीखा था कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी चुप्पी वह खाली कागज है जिस पर भाग्य खुद लिखता है, धीमे, पर अक्षर इतने गहरे कि जिंदगी भर मिटे नहीं। मैंने बरामदे से उठकर आंगन के तुलसी चौरे के पास कदम रखे। मिट्टी गीली थी और मैंने चप्पल उतार दी, जैसे घर की देहरी को किसी भार से मुक्त करना चाहता हूं। मेरी पिंडलियों में हल्का दर्द उठा, वह पुराना साथी जो सुबह शाम बिना बुलाए आ जाता है। मैंने दाहिने कंधे को हल्का सा घुमाया। वहां एक जकड़न है जो उस दिन से है जब मिल में एक बड़ी पोटली खिसक कर कंधे पर ऐसी गिरी कि सांस अटक गई थी। डॉक्टर ने कहा था, आराम करो। मैंने हंसकर कहा था, रोटी आराम से नहीं आती डॉक्टर साहब। यह कहने भर से दर्द कम नहीं होता, पर आदमी को अपनी मजबूरी से दोस्ती करनी पड़ती है। बारिश के बीच एक कच्ची धूप निकल आई, अजीब सी, जैसे बादलों के पीछे से किसी ने छन्नी लगाकर रोशनी छानी हो। मैंने उस रोशनी में हवा में तैरते छोटे छोटे कण देखे, धूल, नमी, पराग। मुझे अपने जीवन के कण याद आए,
हर छोटी बात जिस पर मैंने कभी रोष नहीं किया, हर अपमान जिसे मैंने सीने में बिठाकर चाय की तरह सुड़क लिया। शायद मैंने यही गलती की, अपनी चुप्पी को घर का नियम बना दिया। जब नियम बहुत लंबे समय तक बिना शब्दों के चलता है तो घर के बच्चे समझते हैं कि यह नियम नहीं, किसी का अधिकार है, उनका अधिकार। और फिर एक दिन वे उस अधिकार को तुम्हारे खिलाफ तलवार की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने अपने कमरे में जाकर अलमारी खोली। अंदर कुछ पुरानी फाइलें थीं, पीले पन्नों पर वही पुरानी स्याही जो अब कुछ जगहों पर भूरे धब्बों में बदल चुकी थी। मैंने उन्हें छुआ नहीं। दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं होते, वे समय के गठरी होते हैं, और हर गठरी में कोई न कोई नमक मिला होता है जो खुलते ही आंखों में चुभता है। मैंने बस एक पतली सी डायरी निकाली जिसमें मेरी पत्नी ने हमारे शुरुआती सालों में घर का हिसाब लिखा था। कितने रुपये के चावल, कितना किराया, कितनी दाल, कितनी शक्कर। उसमें कहीं कहीं बच्चों की ऊंचाई और वजन भी, उनके पहले कदम की तारीख, मेरी पहली तनख्वाह का जिक्र, और उस दिन की मेरी मूर्ख गर्वीली मुस्कान जिसे उसने तिल का ताज लिखा था कि छोटे गर्व भी आदमी को खड़ा रखते हैं। बरामदे पर लौटकर मैंने चाय का दूसरा प्याला भरा। अदरक का हल्का तीखापन गले में उतरते ही मुझे भीतर थोड़ी गर्मी महसूस हुई। मैंने दूर देखा, गलियों में कागज की नावें बह रही थीं, बच्चे चिल्ला रहे थे, और कहीं से समोसे तलने की खुशबू आई। जिंदगी बाहर अपने पुराने ढंग से चल रही थी, जैसे मेरे भीतर कुछ टूटा ही न हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वह किसी के टूटने पर नहीं रुकती। और शायद यह मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत भी, कि वह दुनिया के न रुकने के बावजूद अपनी चाल दोबारा पकड़ लेता है। पर मैंने अभी चाल नहीं पकड़ी थी। मैं वहीं बैठा रहा, एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर भीगती हवा में थोड़ी कांप रहा था। कांपना शर्म की बात नहीं, मैंने खुद से कहा। कांपना बस यह बताता है कि तुम अभी पत्थर नहीं बने। तुम्हारे भीतर मिट्टी है जो भीग सकती है, और उसी में नई हरियाली उग सकती है। मैंने अपने हाथों की नसें देखीं, नीली, उभरी हुई, जैसे सूखी नदियां जो अचानक बरसात में भर जाती हैं। मैं जानता था मेरे भीतर भी पानी लौटेगा, धैर्य का, योजना का, और उस मौन का जो तलवार बनने की राह पर है। मुझे अपने पिता के शब्द याद आए, आदमी अपनी मर्यादा से नहीं, अपने निर्णयों से पहचाना जाता है। मर्यादा तो कभी कभी दूसरों की अपेक्षा बन जाती है। निर्णय वह चाकू है जो तुम्हारे हाथ में होता है। बरसों से मैंने निर्णयों को दूसरों की सुविधा के अनुसार रखा। बच्चों की पढ़ाई, घर की जगह, शहर बदलने का समय, यहां तक कि त्योहारों पर पकवान कौन सा बनेगा। और हर बार खुद को समझाया कि परिवार निर्णयों का नाम है। पर आज लगा, कभी कभी परिवार वही है जो तुम्हारे मौन को अपना अधिकार मान लेता है। ऐसे में एक निर्णय तुम्हें अपनी तरफ भी लेना चाहिए, धीमे, शांत, पर ठोस। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। ये वाक्य मेरे भीतर गूंजा, फिर बैठ गया। मैं जानता था आज कुछ बोलना जैसे तूफान के बीच दिया बुझाने की कोशिश। दिया तभी बचता है जब उसे आंचल से ढक दिया जाए। मैंने अपने भीतर का आंचल फैलाया, यादों का, धैर्य का, और उस आदत का जो मैंने मिल की रातों में सीखी थी। पहले मशीन रोकते नहीं, पहले लीवर देखते हैं, फिर बेल्ट की डील संभालते हैं, फिर स्क्रू को कसते हैं। जिंदगी भी मशीन है, शोर करती है, गुस्सा दिलाती है, पर अगर तुम सही पेच कस दो तो शोर की जगह लय पैदा होती है। मंदिर की घंटी फिर बजी, इस बार बोझिल नहीं, साफ। बारिश की धार कुछ हल्की हुई, और सामने नीम के पेड़ की टहनियों से छोटे छोटे मोती से पानी टपकने लगे। मैंने गहरी सांस ली। मेरे भीतर कहीं कोई निश्चय जमा, एक शांत, स्थिर और ठंडा निश्चय। अपमान का जवाब शोर से नहीं दिया जाता, अपमान का हिसाब दस्तावेजों से भी नहीं होता। अपमान का असली समाधान यह है कि तुम अपने भीतर की साख को फिर से थाम लो, ताकि दुनिया देखे। तुम्हें गिराने से किसी का कद नहीं बढ़ता। मैं उठ खड़ा हुआ, घुटनों में हल्की चिड़चिड़ाहट हुई। पुरानी खटारा साइकिल जैसे पहली पैडल पर आवाज करती है। मैंने दिया, फिर देखा, अब लौ स्थिर थी। मैंने मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना की, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था यह कहानी अब मुझसे बाहर भी जाएगी, गली, मोहल्ले और उन लोगों तक जो मुझे सिर्फ एक बूढ़ा समझते हैं। उन्हें क्या पता, बूढ़ा होना कमजोरी नहीं, इतिहास होना है। और इतिहास जब चलता है तो खटखटाहट नहीं करता, वह बस दिशा बदल देता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं भीतर चला गया।
धीरे पर निश्चित कदमों से। बाहर बारिश फिर तेज हो गई। भीतर एक खिड़की खुली, वह खिड़की जो बरसों से बंद थी, क्योंकि मैंने सोचा था हवा बाहर की ही अच्छी है। पर आज मुझे अपनी ही हवा चाहिए थी, जिसमें पुराने खेतों की मिट्टी की गंध हो, मिल की रातों का धैर्य हो और मेरी पत्नी की दिया लौ की स्थिरता हो। मैंने उस हवा को भीतर खींचा और पहली बार अपमान की जगह एक ठंडी स्पष्टता महसूस की। यह शुरुआती कदम था, लंबी राह की शुरुआत, और मैं तैयार था, मौन के साथ, पर मौन के पीछे छिपे लोहे के साथ। मेरे जीवन की जड़ें बहुत दूर पंजाब के एक छोटे से गांव में ढंसी हुई हैं। वहां बचपन में मैंने खेतों की पहली हरियाली देखी थी, जब रब्बी की फसल हवा में लहराती थी और गांव के कुएं से पानी खींचते हुए हमारे हाथों में छाले पड़ जाते थे। मेरा बचपन मिट्टी, पसीने और भूख के बीच पला था, लेकिन उस भूख में भी एक मिठास थी, क्योंकि उस समय हम सब एक ही थाली में खाते थे, एक ही आंगन में सोते थे। बड़े बुजुर्गों की बातें ही कानून थीं और उनका कहा पत्थर की लकीर। उस समय मुझे लगता था कि यही जीवन की असली परिभाषा है, एक साथ रहना, एक दूसरे के लिए जीना। मेरे पिता खेती के साथ साथ गांव की पंचायत में भी अपना समय देते थे। उनके माथे पर हमेशा एक तरह की गंभीरता रहती थी, जैसे वे हर समय किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हों। उन्होंने मुझे बहुत छोटी उम्र में सिखा दिया था कि आदमी की पहचान उसके काम और उसके वचन से होती है। शरीर का बल तो उम्र के साथ घटेगा, वे कहते थे, पर वचन का बल कभी नहीं घटना चाहिए। मैंने यह बात अपने दिल में बसा ली थी, और शायद यही कारण था कि जिंदगी भर मैंने किसी से भी किया वादा नहीं तोड़ा। मेरी पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई, जहां मिट्टी के फर्श पर बैठकर हम लकड़ी की तख्तियों पर लिखते थे। जब मैट्रिक पास किया तो शहर जाने का सपना आंखों में आया। पिता ने कहा, शहर में काम करना आसान नहीं, पर अगर तू ठान ले तो कोई भी जगह तेरे लिए छोटी नहीं रहेगी। यही सोचकर मैं अमृतसर चला गया, जहां एक मशीनरी वर्कशॉप में हेल्पर का काम मिला। वहां तेल, ग्रीस और लोहे की गंध में मेरी जवानी ढलने लगी। शहर में रहने का मतलब था छोटे से कमरे में 3-4 और लोगों के साथ रहना, बारी बारी से खाना पकाना और महीने के अंत में किराए और खर्च के लिए हिसाब करना। मैंने वहां सीखा कि पैसा जितनी मेहनत से कमाया जाता है, उतनी ही आसानी से खर्च हो जाता है, अगर सावधानी न हो। धीरे धीरे मैं मशीनों को समझने लगा और फिर मुझे सुपरवाइजर का पद मिला। इस पद ने न सिर्फ मेरी आय बढ़ाई, बल्कि मेरे भीतर एक भरोसा भी जगाया कि मैं अपने परिवार के लिए एक स्थिर नींव तैयार कर सकता हूं। इन्हीं सालों में मेरी मुलाकात सरबजीत से हुई, मेरी पत्नी। वह भी गांव से आई थी, पर उसकी आंखों में शहर की रोशनी और गांव की सादगी दोनों बसी थीं। हमारी शादी सर्दियों में हुई, जब पूरे गांव में गुरुद्वारे से लंगर की महक फैल रही थी और घर घर में गाजर का हलवा बन रहा था। शादी के बाद हमने अमृतसर में एक छोटा सा किराए का मकान लिया, जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और एक छोटा आंगन था। वही आंगन बाद में हमारे बच्चों के खेलने की जगह बना। हमारे पहले बेटे के जन्म के बाद मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। मैंने ओवरटाइम करना शुरू किया, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न रहे। मेरी पत्नी ने घर में बचत का नियम बना दिया। हर महीने थोड़े पैसे बाजू के बर्तन में डाल देती, जिसे वह भविष्य का अनाज कहती थी। उसकी यह आदत बाद में हमारे जीवन का सहारा बनी, जब फैक्ट्री में मशीन टूटने से कई हफ्तों तक काम बंद हो गया। समय के साथ मैंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अमृतसर में एक घर खरीदा, बल्कि थोड़ी जमीन भी ली, ताकि बुढ़ापे में खेती बाड़ी कर सकूं। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे उस जमीन को देख समझ कर बड़े हों, ताकि उन्हें पता चले कि रोटी का असली स्वाद मिट्टी की महक में है। मेरे दोनों बेटे पढ़ाई में अच्छे थे। बड़ा बेटा, जिसका जिक्र आगे करना है, हमेशा महत्वाकांक्षी रहा। वह स्कूल में ही कहता था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, सूट बूट पहनेगा और ऐसी वाले दफ्तर में बैठेगा। मैंने उसकी यह बात सुनकर बस सिर हिलाया था, क्योंकि मुझे पता था सपना देखना आसान है, पर उसे पूरा करने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है, वह हर कोई नहीं कर पाता। छोटा बेटा शांत स्वभाव का था, ज्यादा दिखावा नहीं करता था। वह मेरे साथ खेत पर जाता, मशीनों के बारे में पूछता और कभी कभी तो मेरी मदद भी करता। मुझे उसमें अपना अक्स दिखाई देता था, धीमा पर गहरा। शहर और गांव के बीच मेरी जिंदगी एक पुल की तरह बन गई थी। दिन में मशीनों के बीच और छुट्टियों में खेतों के बीच। दोनों ही जगहों पर मैंने एक बात देखी,
जहां मेहनत है वहां सम्मान भी है। यही सोचकर मैं अपने बच्चों को सिखाता था कि चाहे कोई भी काम करो, उसमें पूरी ईमानदारी डालो। वर्षों बीतते गए। मैंने फैक्ट्री में इतना अनुभव हासिल किया कि कई बार मालिक मुझसे सलाह लेते थे। धीरे धीरे मैंने न सिर्फ वहां की तकनीक को समझा, बल्कि उसके व्यापार को भी। ये वही समय था जब भाग्य ने एक अनोखा मोड़ लिया। फैक्ट्री के मालिक विदेश जाने का सोच रहे थे और उन्होंने अपना हिस्सा बेचने की योजना बनाई। कई लोग इस हिस्से को खरीदने की दौड़ में थे, लेकिन मालिक ने मुझ पर भरोसा किया। मैंने अपनी बचत, अपनी जमीन के कागज और कुछ कर्ज लेकर वह हिस्सा खरीद लिया। उस दिन मैं फैक्ट्री में मालिक बनकर दाखिल हुआ, लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, यहां तक कि अपने बेटों को भी नहीं। मेरा मानना था कि नाम का मालिक बनने से पहले काम का मालिक बनना जरूरी है। मैंने वही पुरानी वर्दी पहनी, वही तेल लतपत हाथ रखे और सबके साथ वैसे ही काम किया जैसे पहले करता था। फर्क बस इतना था कि अब फैसले मेरे हाथ में थे। मेरे बड़े बेटे ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और कॉलेज से निकलते ही मेरी फैक्ट्री में ज्वाइन किया। मैंने सोचा था कि यह उसके लिए सीखने का सुनहरा मौका होगा, नींव से लेकर छत तक का काम समझने का। पर उसने आते ही बदलाव की बातें शुरू कर दी। नए ऑफिस, नई कुर्सियां, कर्मचारियों की छांटनी। मुझे लगा वह तेज है, लेकिन तेज पानी की तरह, अगर दिशा न दी जाए तो सब बहा ले जाएगा। धीरे धीरे हमारे बीच एक अनकहा फासला बढ़ने लगा। मैं अब भी हर सुबह फैक्ट्री के फ्लोर पर जाता, मशीनों की धूल सूंघता और मजदूरों के साथ चाय पीता। वह सीधा अपने केबिन में जाता, लैपटॉप खोलता और ग्राहकों से ऑनलाइन मीटिंग करता। उसके लिए फैक्ट्री एक कंपनी थी, मेरे लिए वह एक परिवार। फिर भी मैंने कभी उससे उल्टा नहीं कहा। मुझे लगता था वक्त के साथ वह समझ जाएगा कि कारोबार सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं, भरोसे का भी है। पर शायद मैंने गलत सोचा। घर में भी बदलाव आने लगे। वह अब कम ही मेरे पास बैठता, मेरी बातें सुनने से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता। उसकी पत्नी, मेरी बहू, शहर की थी, आधुनिक सोच वाली। उसमें बुरा कुछ नहीं था, पर उसके लिए पुरानी आदतें और परंपराएं बस पुरानी बातें थीं, जिनकी कोई खास अहमियत नहीं। मैंने कभी उससे कोई उम्मीद नहीं रखी, पर यह उम्मीद थी कि वह कम से कम बुजुर्ग का आदर करेगी। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले शाम को हम सब एक साथ खाना खाते थे, अब हर कोई अपने समय पर खाता। रसोई में मसालों की खुशबू तो रहती थी, पर उसमें अब वह स्नेह नहीं था जो कभी मेरी पत्नी के हाथों से आता था। मेरी आदत थी कि मैं इन बातों को दिल में रखकर आगे बढ़ता, पर दिल में रखा हर पत्थर एक दिन दीवार बन जाता है और वह दीवार लोगों के बीच खड़ी हो जाती है। मैं उस दीवार को बढ़ते देख रहा था और मुझे पता था एक दिन यह दीवार हमें दो हिस्सों में बांट देगी। कारोबार की दुनिया में मौसम अक्सर कागजों पर बदलता है, तारीखें, क्लॉज और हस्ताक्षरों की तरह सूखी पंक्तियां। पर घर के भीतर मौसम भावनाओं के छोटे छोटे झोंकों से बनता बिगड़ता है। उस साल की बरसात लंबी चली और उसके साथ मेरे घर का भीतरू मौसम भी लगातार भीगता रहा। मैंने जिस शांति को अपनी ढाल बनाया था, वही धीरे धीरे मेरे खिलाफ गवाही देने लगी। सुबह की चाय, जो कभी आशीर्वाद जैसी लगती थी, अब एक औपचारिक रस्म हो गई। कप मेज पर आता, भाप उठती और एक ठंडी दूरी मेरे चारों ओर बैठ जाती। मैं मेज पोश के पुराने दागों को देखता और समझता कि कुछ दाग धोए नहीं जाते, वे स्मृति बनकर कपड़े में नहीं, बुनावट में समा जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। फैक्ट्री का माहौल भी बदल चुका था। जिस फ्लोर पर कभी तेल और पसीने की मिलीजुली गंध से मुझे अपनापन मिलता था, वहां अब एयर फ्रेशनर की बनावटी खुशबू थी और कांच के केबिनों के भीतर लैपटॉपों की रोशनी में फैसले लिए जाते थे। बड़े बेटे ने सलाहकारों की एक टीम लगा दी थी, जो ग्राफ और चार्ट के जरिए कार्यक्षमता के बारे में बोलती थी। उन चार्टों पर मुझे मजदूरों की आंखें दिखतीं, थकी हुई पर ईमानदार। एक एक करके पुराने कारिंदों को हटाया गया। उनकी जगह ऐसे चेहरे आए जो मशीन की भाषा नहीं, प्रस्तुतिकरण की भाषा जानते थे। मैंने ऊपर लगे कंपनी के नाम के नीचे धूल की पतली परत देखी, जैसे पहचान पर ही धूल जम रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। घर में छोटी छोटी रीतियां भी बदल गईं। पूजा की थाली अब अलमारी की ऊपरी शेल्फ में रखी जाती, जहां तक मेरी पहुंच मुश्किल से हो पाती।
रसोई में मेरे लिए अलग स्टील का एक पुराना कटोरा तय कर दिया गया। कहने को सुविधा, पर असल में एक चुप्पी भरी लकीर जो मुझे बाकी सबसे अलग रखती थी। खाने की मेज पर कुर्सी कभी कभी गायब रहती। मेरे लिए फोल्डिंग स्टूल रखा जाता, जिस पर बैठकर घुटनों को ज्यादा मोड़ना पड़ता। किसी को इरादा दिखाने की जरूरत नहीं थी, व्यवस्था ही इरादे का संकेत बन गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। एक शाम कंपनी के टाउन हॉल में मुझे पीछे की पंक्ति में प्लास्टिक की कुर्सी मिली। मंच पर स्पॉटलाइट थी और बड़े बेटे की आवाज माइक्रोफोन से साफ गूंज रही थी। उसने कंपनी के नए युग का परिचय दिया। नए लोगो, नई टैगलाइन, नए निवेशक। स्क्रीन पर पुरानी मशीनरी की तस्वीरें फीकी की गईं और उनकी जगह चिकने रेंडर आए। भविष्य चमकदार, स्थूलता से मुक्त। तालियां बजीं। मेरी आंखों में कुछ चुभा, धूल नहीं, एक हल्का सा विचार की चमक कभी कभी स्मृति को मिटा देती है। मेरे पास बैठे पुराने फोरमैन ने हथेली से अपनी नजरों की नमी छुपा ली। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई आखिरी बार किसी पेड़ की छांव को याद कर रहा हो। मैं शांत रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। घर में आहिस्ता आहिस्ता जगह भी कम होती गई। स्टोर रूम, जिसे मैंने किताबों और पुरानी फाइलों के लिए संभाल रखा था, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नया ऑफिस बन गया। मेरे बिस्तर के लिए बरामदे से सटी एक संकरी कोठरी तय हुई, जहां खिड़की की चौखट से सीलन उतरती और रात में दीवारों पर छिपकलियां दौड़ती। पुराने कंबलों को धूप शायद ही मिलती। कई रातें मैंने छत के पंखे की धीमी, अस्थिर आवाज में खुद को समझाया कि असुविधा एक अस्थायी अतिथि है, पर कुछ अतिथि स्थायी हो जाते हैं। वे कुर्सी नहीं लेते, पर बैठ जाते हैं सर के भीतर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बड़े बेटे की नजर अब पुराने घर और खेत पर थी। उसे सरलीकरण पसंद था। कम संपत्ति, ज्यादा तरलता, तेज फैसले। कागजों पर रेखाएं खींची जा रही थीं, नक्शे, हिस्सेदारी, बिक्री की संभावनाएं। कागजों पर रेखाएं आराम से खींचती हैं, खेतों पर रेखाएं खींचना मुश्किल होता है, क्योंकि मिट्टी याद रखती है कि किसने उसे पहली बार जोता, किसने उस पर पांव रखकर फसल उठाई। मैं उन नक्शों को देखता और उंगलियों से अपने हाथों की नसों का नक्शा टटोलता। दोनों नक्शों में एक सा नेटवर्क था, इतिहास, मेहनत और अदृश्य दर्द। फिर भी मीटिंग में जब एसेट ऑप्टिमाइजेशन कहा गया, कमरे में सिर हिलते दिखे। मेरा नहीं, मेरा सिर केवल झुका। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बहू की दुनिया चमकदार और व्यवस्थित थी। कांच के जार, लेबल लगे मसाले, रंग कोडेड कैलेंडर। उसमें स्नेह के लिए जगह थी, पर समय सारणी के भीतर। मेरी दवाइयों की ट्रे को उसने कम दिखाई देने वाली जगह रखा, ताकि एस्थेटिक्स खराब ना हो। मेरे कपड़ों की अलमारी के लिए उसने 3 टोकरी दी, सफाई, क्रम और न्यूनतावाद। मैं जानता था यह सब बुरा नहीं। हर पीढ़ी अपनी सुविधा से घर सजाती है, पर सजावट तब बोझ बनती है जब वह किसी को फ्रेम से बाहर रख दे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। फैक्ट्री के गेट पर अब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से एंट्री होती। मेरे पास भी कार्ड था, पर सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा हर बार नए निर्देशों की उलझन में दिखता, जैसे वह पूछना चाहता हो कि मेरा एक्सेस लेवल क्या है। एक्सेस लेवल अजीब शब्द है। जीवन में जिन दरवाजों को हमने अपने हाथों से जोड़ तोड़कर मजबूत किया, आज उन्हीं दरवाजों पर हमारी पहचान चिप से तय होती। एक दिन गेट पर मशीन ने बीप करके लाल निशान दिखाया। अस्थायी गड़बड़। मैंने हंसकर अपने भीतर कहा। सिस्टम कभी कभी भूल जाता है कि किसने उसकी पहली वायरिंग की थी। मैंने गार्ड की बेचैनी को हाथ के इशारे से शांत किया और बाहर ही ठहर गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। रिश्तेदारों के घर अब कम जाना होने लगा। निमंत्रण आते, पर समय के टकराव का हवाला देकर टल जाते। जिन समारोहों में जाता, वहां कुर्सी मिलती, पर बातचीत नहीं। लोग सम्मानपूर्वक मुस्कुराते, जैसे किसी संग्रहालय की चीज को देखकर सराहते हैं। पुरानी, कीमती, पर वर्तमान उपयोग से बाहर। उनकी मुस्कान में करुणा की महीन परत होती, जो सम्मान से ज्यादा दूरी का संकेत बन जाती। मैं लौटते समय सड़क की लाइटों के नीचे अपने साये को देखता, लंबा, झुका और फिर भी साथ साथ चलने वाला। साया भरोसेमंद साथी होता है। वह जज नहीं करता, बस साथ रहता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। एक दोपहर, जब धूप सख्त थी और हवा में धूल जमी, फैक्ट्री में सप्लायर का पुराना बिल विवाद उठा। नए प्रबंधक ने पुराने समझौते को अक्षम बताया। मुझे पता था, उस सप्लायर ने कठिन वक्त में कच्चा माल दिया था,
जब मार्केट में उधार बंद हो गए थे। कागज पर शर्तें तंग थीं, पर रिश्ते डीले ढाले होते हैं। उन्हीं की डील में इज्जत का सांस चलता है। मीटिंग में शब्द तेज हुए, वाक्य छोटे। मैंने अपनी हथेलियों के बीच कलम घुमाई, जैसे किसी पुरानी मशीन का बटन फील कर रहा हूं। कमरे की हवा में चमड़े और नई पेंट की गंध थी। मुझे पुराने ग्रीस की खुशबू याद आ गई। अंत में फैसला तेज था और ठंडा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। घर लौटा तो बरामदे के एक कोने में मेरे पुराने औजारों का बॉक्स रखा मिला, धुला हुआ, सजा हुआ, जैसे विदाई के लिए तैयार। किसी ने उन्हें व्यवस्थित किया था, अलग अलग सेक्शन में। यह देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। विदाई जब सौंदर्य में लपेट कर आती है तो दर्द का स्वर थोड़ा धीमा पर लंबा हो जाता है। उसी रात छत पर सोते हुए मैंने आसमान की ओर देखा। सितारे साफ थे और उनके बीच में कहीं एक ठंडा खालीपन। खालीपन भी साथ देता है, वह भरता नहीं, पर फैलकर दर्द को कम तीखा बना देता है। मैंने अपनी चादर को कंधों तक खींचा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। धीरे धीरे दिनचर्या में ऐसे कई छोटे निर्णय जुड़ गए जो जोड़कर एक बड़े इरादे का आकार लेते थे। मेरी जगह को छोटा करना, मेरी आवाज को धीमा करना, मेरे कदमों को सीमित करना। सुबह की चाय अब किसी और के हाथ से नहीं, थर्मस से आती। अखबार मेरे कमरे के बाहर रख दिया जाता। रविवार के खाने में मेरी पसंद बहुमत के आगे दब जाती। मैंने इस बहुमत को सम्मान दिया, क्योंकि घर लोकतंत्र नहीं, दया और समझ का संघ है। पर जब दया की जगह सुविधा ले ले तो संघ शिष्टाचार बन जाता है, प्रदर्शन, सहभागिता नहीं। मैं यह सब देखता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। और तब एक दिन वह वाक्य मेरे कानों तक पहुंचा, जिसे सुनकर भीतर की किसी पुरानी नस में झंझनाहट दौड़ गई। जैसे वारिस ने घोषणा कर दी हो कि इतिहास अब सिर्फ किताब में रहेगा, घर में नहीं। शब्द दीवार से टकराकर मेरे भीतर गूंजे, सीढ़ियों, चौखटों और खिड़कियों से लौटते हुए। हवा थम सी गई। मैंने दीवार पर टंगी एक छोटी सी पेंटिंग को देखा। सरसों के खेत, दूर एक पगडंडी और क्षितिज पर एक अकेला पेड़। मुझे लगा, वही पेड़ हूं मैं। जड़ों में मिट्टी का भरोसा, पर शाखों पर परिंदों का आना जाना उनके मन का। मैंने अपनी धड़कन को धीमा होते महसूस किया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। उस रात नींद कम आई। नींद और सम्मान में एक समानता होती है। दोनों तब आते हैं जब भीतर सुरक्षित महसूस हो। तकिए के नीचे रखी डायरी की रीढ़ उभरी हुई थी। मैंने उंगलियों से उसकी धार पहचान ली। पन्ने पलटे बिना भी मैंने पढ़ लिया कि अगले पन्ने पर क्या लिखा जाएगा। उसी स्याही में जिसमें मैंने बरसों पहले अपने फैसले दर्ज किए थे। पर इस बार स्याही का रंग बदलना था, गहरा, ठंडा और उतना ही स्पष्ट जितनी दिए की लौ जब हवा थम जाती है। मैंने आंखें बंद की। भीतर एक वाक्य ठहरा, फिर बैठ गया। अब मौन ढाल नहीं रहेगा, अब मौन औजार बनेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बरसों तक मैंने मौन को अपनी ढाल बनाए रखा था, जैसे पुराने लोहे का कवच जो समय के साथ जंग खा चुका हो, लेकिन अब भी दिखने में मजबूत लगे। मगर उस दिन के बाद, जब बेटे के शब्द दीवारों से टकराकर मेरे भीतर गूंज गए, मैं अपने घर में किसी आलसी बूढ़े को नहीं पालूंगा। मेरे भीतर का मौसम बदलने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं था। ये वैसा था जैसे गर्मी के अंत में आकाश धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और एक दिन आप देखते हैं कि पहली ठंडी हवा आ चुकी है। मैंने कई रातें खामोशी में बिताईं, दीवार के कोनों में जमा सीलन को देखते हुए, बाहर गली में गायों की घंटियां और दूर मंदिर से आती आरती की आवाज सुनाई देती, लेकिन भीतर सब स्थिर था। उसी स्थिरता में मैंने अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू की। मेरे पास बोलने का समय बहुत पहले खत्म हो चुका था, अब केवल करने का समय बचा था। यह करने का तरीका भी ऐसा होना था कि किसी को उसका स्वरूप तब तक न समझ आए जब तक उसका असर सामने न आ जाए। मैंने सबसे पहले पुरानी तिजोरी खोली, जिसमें सिर्फ गहने या पैसे ही नहीं, बल्कि पुराने दस्तावेज और अनुबंध भी रखे थे। मेरी उंगलियां पीली पड़ चुकी कागजों पर धीरे धीरे चलने लगीं। कंपनी की हिस्सेदारी, जमीन के पंजीकरण और फैक्ट्री के शुरुआती निवेश के सबूत। हर पन्ना मेरे जीवन के किसी अध्याय की तरह था, जिसमें पसीने और निर्णय की महक बसी थी। मैंने चाय की प्याली को पास खिसकाते हुए कागजों को क्रम में रखा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उसकी बूंदें खिड़की के शीशे पर छोटी छोटी लकीरें खींच रही थीं। इन लकीरों को देखकर मुझे नक्शे याद आए,
वे नक्शे जिनमें मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता बनाया था, अब मुझे उन्हीं रास्तों को नए सिरे से मोड़ना था। कंपनी में मेरी भूमिका भले ही संस्थापक के रूप में दर्ज थी, लेकिन सालों से मैंने अपने बेटे को संचालन सौंप रखा था। वह समझता था कि यह सिर्फ एक औपचारिक नाम है और असली नियंत्रण उसके पास है, मगर वह भूल गया था कि कानूनी भाषा में औपचारिकता भी ताकत होती है, खासकर जब वह सही समय पर इस्तेमाल की जाए। मैंने एक पुराने वकील से संपर्क किया, जिसे मैंने तब जाना था जब फैक्ट्री के लिए पहली मशीन आयात की थी। वह अब सफेद दाढ़ी वाला, पतली आवाज में बोलने वाला आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में वही पैनी चमक थी। हम मिले चाय की दुकान के पीछे एक संकरी गली में, जहां बेंच पर बैठने के लिए आधी जगह ही थी। मैंने बिना भूमिका बांधे सीधे कागज उसके सामने रख दिए। उसने पन्ने पलटे, हर दस्तावेज को जैसे तौलते हुए पढ़ा। आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। शब्दों की जगह सिर हिलाने की आदत अब मेरे लिए हथियार बन चुकी थी। उसने कहा, फिर आपको कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, सही समय तक चुप रहिए। उसके बाद के दिन एक साधारण दिनचर्या में गुजरते रहे। बाहर से देखने पर वही बूढ़ा आदमी, जिसकी दुनिया सुबह की चाय और शाम की दवा तक सीमित है, लेकिन भीतर हर घंटे, हर मिनट मैं एक एक मोहरे को जगह दे रहा था। मैंने पुराने परिचित निवेशकों से मुलाकात की, जो आज भी मेरे साथ हाथ मिलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। वे जानते थे कि मैं अब भी उस कंपनी के कई अदृश्य दरवाजों की चाबी रखता हूं। एक शाम मैंने फैक्ट्री के पुराने अकाउंटेंट को बुलाया, जो रिटायर हो चुका था और अब अपने गांव में खेती करता था। उसने अपने पुराने बैग से एक मोटी डायरी निकाली। उसमें हाथ से लिखे लेन देन, जो कंप्यूटर में कभी दर्ज नहीं हुए थे और जो सिर्फ भरोसे के आधार पर किए गए थे। ये वही भरोसेमंद रिश्ते थे जो मेरे बेटे की नई पीढ़ी की डिजिटल पारदर्शिता में जगह नहीं पाते थे। घर में माहौल अब भी ठंडा था, लेकिन मैंने उसे अपनी योजना के लिए ढाल बना लिया था। बेटे और बहू को लगता कि मैं अब पहले से भी ज्यादा चुप और उदास हूं। शायद वक्त का असर है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही चुप्पी मेरे लिए धुंध की तरह है, जिसमें मैं आसानी से अदृश्य हो सकता हूं। मैंने यह भी तय किया कि अंतिम वार सिर्फ एक झटके में नहीं, बल्कि एक लड़ी हुई घटनाओं की तरह होगा, ताकि असर गहरा और स्थायी हो। पहले मैंने कंपनी के बोर्ड मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव रखा, एक पुराने अनुबंध के पुनः सत्यापन का। मेरे बेटे को यह बस एक औपचारिक समीक्षा लगी, लेकिन दस्तावेज में एक धारा थी जो संस्थापक को विशेष अधिकार देती थी कि वह आपातकालीन स्थिति में प्रबंधन बदल सकता है। वह धारा कभी रद्द नहीं हुई थी, बस धूल में दब गई थी। इसके बाद मैंने पुराने सप्लायरों और ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क शुरू किया। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि आने वाले दिनों में चीजें बदल सकती हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं अभी भी हूं। उनके चेहरों पर जो राहत आई, वह मेरे लिए संकेत था कि सही समय करीब है। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, मैं बरामदे में बैठा था। आसमान में बादल घिरे थे और हवा में धान की हल्की खुशबू थी, शायद पास के खेतों से आ रही थी। मैंने महसूस किया कि यह वही गंध है जो मुझे अपने बचपन के गांव में मिलती थी, जब मैं खेतों में पिता के साथ काम करता था। उस समय मैंने सीखा था कि फसल काटने का सही समय न जाने तो साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। अब भी वही नियम था, सही समय पर वार। आखिरकार वह दिन आया जब मैंने वकील को संकेत भेजा। वह बोर्ड मीटिंग, जिसे मेरे बेटे ने निवेशकों के साथ नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए बुलाया था, मेरे लिए बिल्कुल अलग मायने रखती थी। सुबह मैंने अपना सबसे पुराना लेकिन साफ और इस्त्री किया हुआ कुर्ता पायजामा पहना। मैंने पांव में वही चमड़े की चप्पलें डालीं जिन्हें मैंने पहली फैक्ट्री निरीक्षण के दिन पहना था। मीटिंग में प्रवेश करते समय कई निगाहें मुझ पर पड़ीं, लेकिन उनमें सम्मान से ज्यादा औपचारिकता थी। मेरे बेटे ने मंच से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, शायद यह सोचकर कि मैं बस आशीर्वाद देने आया हूं। लेकिन जब एजेंडा के बीच में मैंने हाथ उठाया और विशेष धारा के तहत अपना अधिकार प्रयोग करने की घोषणा की, तो कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने बिना आवाज ऊंची की, साफ शब्दों में प्रबंधन परिवर्तन की घोषणा की, और साथ ही नए अंतरिम प्रमुख का नाम। वह पुराने अकाउंटेंट का बेटा था, जिसे मैंने सालों पहले पढ़ाई के लिए भेजा था और जो अब वित्त और संचालन में माहिर था। मेरे बेटे के चेहरे पर अविश्वास था, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मैंने किसी से बहस नहीं की,
किसी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने बस कहा, कंपनी फिर उसी दिशा में जाएगी जहां से वह आई थी। विश्वास और मेहनत। उस पल मुझे लगा मैंने अपनी ढाल उतार दी है, लेकिन हथियार सही समय पर चला है। कमरे में बैठे हर शख्स को समझ आ गया कि मैं अब भी वही आदमी हूं जिसने ईंट पर ईंट रखकर यह इमारत खड़ी की थी, और जिसे यह अधिकार है कि वह तय करे इसका भविष्य कैसा होगा। उसके बाद मीटिंग खत्म हुई और मैं बिना किसी तामझाम के बाहर निकल आया। बारिश शुरू हो चुकी थी और सड़क पर पानी की बूंदें नालियों में बह रही थीं। मैंने चप्पल में घुसे पानी की ठंडक महसूस की और सोचा, कभी कभी ठंडक ही वह आग होती है जो सबसे ज्यादा असर करती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब अगली पार्ट में बेटे और बहू पर इस बदलाव के असर और अंतिम भावनात्मक निष्कर्ष को दिखाऊं? बरसों की चुप्पी के बाद उस एक मीटिंग ने जैसे घर के भीतर का मौसम ही बदल दिया था। पहले जो नजरों से बचकर निकल जाते थे, अब मेरे सामने आते ही ठिठक जाते। बेटे की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक दबा हुआ डर था। वही डर जो तब पैदा होता है जब आदमी को एहसास हो कि उसने किसी को पूरी तरह समझा ही नहीं। बहू का चेहरा, जो पहले हर समय ताने और उपेक्षा से भरा रहता था, अब अजीब तरह की सावधानी में बदल गया था। वह चुपचाप रसोई में काम करती, मेरी तरफ सीधी नजर भी नहीं डालती। घर में हवा का बहाव बदल गया था। पहले जो मेरे कमरे के बाहर ऊंची आवाज में हंसी मजाक और बातें करते थे, अब उनके स्वर धीमे पड़ गए थे। खाने की थाली में रोटियां पहले से ज्यादा गर्म और नरम आने लगीं, लेकिन मैं समझता था कि यह बदलाव सम्मान का नहीं, बल्कि असुरक्षा का था। मैंने इस बदलाव को न तो स्वीकार किया न ठुकराया, बस देखा। जैसे किसान बारिश के बाद खेत में पानी का फैलाव देखता है, यह जानते हुए कि कुछ जगह वह जरूरत से ज्यादा भी भर सकता है। बेटे ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की। उसकी आवाज में वह अहंकार नहीं था जो पहले हर शब्द में टपकता था। अब वह शब्दों को ऐसे चुनता जैसे पत्थरों के बीच से नंगे पांव गुजर रहा हो। पिताजी, मैंने सोचा नहीं था। वह अक्सर वाक्य अधूरा छोड़ देता। मैं सिर्फ सिर हिला देता, बिना कुछ कहे। अंदर से मैं जानता था इस चुप्पी का असर किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा है। एक सुबह जब मैं आंगन में तुलसी को पानी दे रहा था, बहू ने धीरे से आकर एक कप चाय रख दी। उस चाय में अदरक और इलायची की महक थी, वही स्वाद जो मेरी पत्नी बनाया करती थी। एक पल को मेरी उंगलियां कप के किनारे पर ठिठक गईं। उसने धीमे से कहा, मैं आपको बुरा समझती थी। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर पट्टी नहीं बांधी जाती, वे हवा में ही सूखते हैं। कंपनी में मेरे कदम का असर और गहरा था। बोर्ड अब मुझे सिर्फ एक नाम या प्रतीक नहीं मानता था। वे जानते थे कि मैं अब भी रणनीति और रिश्तों का जाल बुन सकता हूं। नए अंतरिम प्रमुख ने मेरी सलाह पर उत्पादन की पुरानी गुणवत्ता पहचान प्रणाली फिर से लागू की। सप्लायर और ग्राहक, जो हाल के सालों में धीरे धीरे दूर हो रहे थे, अब वापस आने लगे। मैंने देखा कि पुरानी फैक्ट्री की घंटी, जो हर सुबह शिफ्ट की शुरुआत में बजती थी, फिर से समय पर गूंजने लगी। बेटा अब भी कंपनी में था, लेकिन उसकी भूमिका सीमित हो गई थी। वह मीटिंग्स में चुप बैठता, नोट्स बनाता, शायद सीखने के लिए या शायद बस निगाह में बने रहने के लिए। मुझे नहीं पता था कि यह बदलाव उसके भीतर पछतावे से आया है या बस मजबूरी से, लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता था। जिंदगी ने मुझे सिखाया था कि इरादे का अंदाजा लगाने से बेहतर है नतीजे देखना। एक शाम गांव के एक पुराने दोस्त मिलने आए। हम बरामदे में बैठे, हाथ में चाय, सामने धूप में सूखते मिर्च के ढेर। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हें देख के लगता है इंसान की असली ताकत वही है जो समय के साथ छुपी रहती है और सही वक्त पर बाहर आती है। मैंने हंसकर जवाब दिया, ताकत हमेशा चुप रहती है, बस लोग समझ नहीं पाते। घर में अब त्योहार का समय था। दिवाली करीब आ रही थी। बहू ने आंगन में रंगोली बनाई। बेटा दियों की लड़ियां टांग रहा था। मैंने देखा वह सीढ़ी पर चढ़ते समय सावधानी से काम कर रहा था, जैसे कोई भी गलती अब उसकी गरिमा और रिश्तों पर भारी पड़ सकती है। मैंने भीतर जाकर एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें चांदी के सिक्के थे जो मैंने सालों पहले अपनी पत्नी के साथ दिवाली पर खरीदे थे। मैंने वह डिब्बा बेटे को दिया और कहा, इन्हें लक्ष्मी पूजा में रखना, ये घर की बरकत है। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन मैंने न तो वजह पूछी न कुछ कहा।
उस रात दियों की रोशनी में मैंने महसूस किया कि मैंने न केवल कंपनी का नियंत्रण वापस लिया है, बल्कि अपने अस्तित्व का भी। वह अस्तित्व जो बेटे की बातों, बहू के तानों और सालों की चुप्पी में कहीं दब गया था। अब वह अस्तित्व उतना ही दृढ़ था जितना पुरानी फैक्ट्री की ईंटें, जो आज भी अपनी जगह खड़ी थीं। मुझे बदला लेने की कोई खुशी नहीं थी। यह संतोष था, जैसे कोई किसान बाढ़ के बाद अपने खेत में अंकुर फूटते देखे। मैं जानता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। बेटे और बहू का मन पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन अब वे जानते थे कि मैं सिर्फ एक आलसी बूढ़ा नहीं हूं, बल्कि वह नींव हूं जिस पर उनकी दुनिया टिकी है। आखिरी बार सोने से पहले मैंने बरामदे से बाहर देखा। आसमान साफ था, तारों की कतारें वैसी ही थीं जैसे मेरे बचपन में। हवा में रातरानी की हल्की खुशबू थी, और मैंने सोचा, जिंदगी में सबसे बड़ा सम्मान वह है जो आपको चुपचाप बिना शोर के लौटा दिया जाए। मैंने मन ही मन कहा, कभी कभी चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। दिवाली की रात के बाद घर में कुछ दिनों तक वह उजाला बना रहा, जैसे दियों की लौ ने दीवारों पर नहीं, दिलों पर तेल चढ़ा दिया हो। पर मैं जानता था, दिए अंततः बुझ जाते हैं। उजाला तभी टिका रहता है जब भीतर का तेल ताजा रखा जाए। सम्मान, जिम्मेदारी और याददाश्त का तेल। मैंने अपनी दिनचर्या को और सख्ती से थाम लिया। सुबह तुलसी को पानी, बरामदे की झाड़ पोंछ, चाय के साथ पुराने रजिस्टरों की समीक्षा, और फैक्ट्री के दौरे में मशीनों की धड़कन सुनना। गेट पर गार्ड अब बिना हड़बड़ाए कार्ड स्कैन करता। उसकी आंखों में वह पुरानी सहजता लौट आई थी, जो यह बताती है कि व्यवस्था ठीक दिशा में चल रही है। कंपनी के अंदर फ्लोर पर शोर कम और लय ज्यादा थी। बेल्ट की सरसराहट, रोलर्स का सतत घूमना और शिफ्ट बदलने पर घंटी की ठेक। मैंने उसी लय को अपना जंतर बना लिया। हर आवाज में मैं अपने होने की पुष्टि सुनता। बेटा मेरे सामने कम आता, पर जब भी आता उसके कंधों पर भारीपन दिखता। वह दस्तावेज लेकर बैठता, लाइनें खींचता और बार बार अपनी घड़ी देखता, जैसे समय से माफी मांग रहा हो कि उसे देर से समझ आई। मैंने उसकी इस बेचैनी को दंड नहीं बनने दिया। दंड तब असर करता है जब उसकी जड़ भय में हो, पर मुझे भय नहीं चाहिए था, मुझे समझ चाहिए थी। वह समझ जो आदमी को भीतर से नया बनाती है। मैंने उसे यथासंभव कार्यचर्या में जगह दी। गुणवत्ता निरीक्षण, सप्लाई शेड्यूल, ग्राहकों की पुरानी शिकायतों का समाधान। वह शुरुआत में केवल टिक मार्क करता, बाद में नोट्स लिखने लगा, और कभी कभी देर शाम तक फ्लोर पर खड़ा रहता। मैंने दूर से देखा, मशीनों की आवाज के बीच वह अपने भीतर की किसी आवाज को सुनने लगा था। बहू ने घर के छोर छोर पर सफाई की, पर इस बार उसकी सफाई में अलग किस्म का धैर्य था। उसने मेरी दवाइयों की ट्रे को फिर सामने की अलमारी में रखा, और बरामदे के कोने में मेरे औजारों के बॉक्स के पास एक छोटा सा स्टूल जोड़ दिया, जिस पर बैठकर मैं स्क्रू ड्राइवर और प्लायर की धार देख सकूं। उसने दीवार पर लगे फ्रेमों की धूल पोंछते हुए मेरी पत्नी की तस्वीर के सामने एक नया दिया रखा। मैं समझ गया कि अपनी अपनी भाषा में दोनों नई वर्णमाला सीख रहे हैं। वह व्यवहार की, मेरा बेटा जिम्मेदारी की। सीखना धीमी चढ़ाई है, पर चढ़ाई के हर मोड़ पर परख बैठी होती है। कंपनी में अंतरिम प्रमुख ने कई बदलाव जड़ में लगाए। पुराने फोरमैन को सलाहकार बनाया, ताकि वह युवाओं को मशीन की बोली सिखाए, वह बोली जो बटन और सॉफ्टवेयर से पहले आती है। कान से सुनना, हाथ से महसूस करना और गंध से अंदाजा लगाना। सप्लायरों के साथ भुगतान शर्तों में संतुलन लाया गया। न नर्म इतना कि शोषण हो, न कठोर इतना कि रिश्ता टूटे। ग्राहकों के लिए शिकायत डेस्क पर अब केवल ईमेल नहीं, एक नाम और चेहरा भी था। दोपहर के बाद 1 घंटा, जब प्रमुख खुद बैठता और केस फाइल खोलकर पूछता कि कहाँ गलती हुई। धीरे धीरे आदेशों की बाढ़ वापस आई नहीं, पर धारा जरूर लौटी। स्थिर, नियमित, भरोसेमंद। मैंने एक पुरानी रजिस्टर लाइन को फिर से जीवित होते देखा। रिटर्न रेट घटा, रिपीट ऑर्डर बढ़े। आंकड़ों में भी आत्मा होती है, अगर वे श्रम की स्याही से लिखे जाएं। घर में एक शाम मैंने अनाज के पुराने डिब्बे निकाले। वह डिब्बा जिसमें मेरी पत्नी चावल के नीचे 2-3 चांदी के सिक्के रख देती थी, यह कहते हुए कि घर का अनाज और बरकत साथ साथ पनपते हैं। मैंने चूल्हे के पास बैठकर वह डिब्बा खोला। सिक्कों पर दियों की रोशनी पड़कर छोटे छोटे सूर्य जैसी चमक दिखने लगी। बहू थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसकी उंगलियां आंचल के किनारे से खेल रही थीं।
मैंने सिक्के वहीं रख दिए, डिब्बे को फिर चावल से ढक दिया और ढक्कन की धातु पर हाथ रखकर एक क्षण ठहरा। यादें भी कभी कभी प्रार्थना बन जाती हैं, बिना शब्द, बिना मंत्र। उस रात रसोई में लौकी और चने की दाल की महक देर तक रही। महकें भी घर की भाषा लिखती हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बस धैर्य चाहिए। बेटे के भीतर जो टूट फूट हुई थी, उसका असर अचानक नहीं, पर स्पष्ट था। वह अब तेज फैसलों से डरता नहीं, पर उनकी जड़ खोजने लगा था। एक दोपहर उसने फैक्ट्री के पुराने गेस्ट बुक के पन्ने पलटे, मजदूरों के हस्ताक्षर, तारीखें और कभी कभी एक धन्यवाद का वाक्य। उसने उन पन्नों पर उंगलियां घुमाईं, जैसे किसी पुरानी दीवार पर उकेरे नाम पढ़ रहा हो। मैं दरवाजे की चौखट से उसे देखता रहा। बिना शब्द के भी आदमी अपने पाप पुण्य की गिनती करने लगता है जब उसे इतिहास की धूल उंगलियों पर लगती है। इतिहास सजावट नहीं, जवाबदेही है। वह आंखों में रहकर पानी बनती है और कभी कभी बाहर भी छलक जाती है। उसी हफ्ते गांव से छोटा बेटा आया, वह जो शांत और गहरा था, जो अक्सर धूप में खड़ा होकर बीज की नमी परख लेता था। उसने आकर केवल इतना किया कि बरामदे में बैठकर मेरी चाय की ट्रे थामी और शाम को फैक्ट्री तक मेरे साथ पैदल चला। रास्ते में नीम के पत्ते झड़ते रहे। पत्तों की सरसराहट में एक सादा संगीत था, जैसे रिश्ते बिना शब्द अपनी धुन बना रहे हों। उसने कंपनी के नए ऑर्डर शेड्यूल को देखा, खेत के पानी बांट की तरह सुझाव दिए। कहाँ धारा तेज करनी, कहाँ मोड़ पर पत्थर हटाना। मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने गुण लिया। परिवार तब बनता है जब अनुभव की धाराएं एक ही खेत की ओर मुड़े। रिश्तेदार जो पहले दूर खड़े थे, धीरे धीरे आंगन में लौटे। उनकी बातचीत में अब पुरानी जिज्ञासा कम और समझ ज्यादा थी। किसी ने पूछा नहीं कि मीटिंग में क्या हुआ था, उन्हें केवल यह दिखाई देता कि घर के बरामदे में शाम का दिया फिर समय पर जलता है और फैक्ट्री की सुबह की घंटी बिना हकलाए बजती है। समाज घटनाओं से कम, दिनचर्या से तय होता है। जो चीजें रोज एक ही समय पर होती हैं, वे भरोसे का ढांचा बनाती हैं। बेटा कभी कभी रात को देर तक छत पर टहलता। छत की कच्ची ठंड उसके पैरों से ऊपर चढ़ती और वह आसमान के स्थिर तारों को देखता। शायद पहली बार उन्हें गिनने की नहीं, समझने की कोशिश करता। समझ तब आती है जब आदमी अपने से बड़े कुछ के नीचे खड़ा हो, आकाश, समय या किसी बुजुर्ग की कहानी। मैंने उसे टहलते नहीं टोका, मैंने केवल कमरे की खिड़की आधी खुली रखी ताकि उसकी चाल की आहट मेरे तक आती रहे। आहट भी संवाद होते हैं, न बोलते न लिखते, पर भीतर जा बैठते हैं। कंपनी ने उस सीजन में एक नया उत्पाद लॉन्च नहीं किया। इसके बजाय हमने पुराने मॉडल को बेहतर किया। धातु की मोटाई, पेंट की पकड़ और पैकिंग की ईमानदारी। ग्राहकों के लिए हमने बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कार्ड रखा, मशीन को चलाने से पहले सुनने की सलाह। पहली पटकनी में आवाज कैसी है, दूसरी में कैसी, तीसरी में कैसी। अगर तीनों अलग हैं तो कसावट की जरूरत है। यह कार्ड तकनीक नहीं, संस्कार था। मैंने उसी संस्कार से अपने घर की धड़कनों का निरीक्षण किया। पहली शाम की आवाज अलग, दूसरी की अलग, तीसरी में लय आई। कसावट काम कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह मंदिर की घंटियों के बीच मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर का रेशा रेशा अब उसी दिशा में तन गया है जहां आगे का रास्ता साफ दिखता है। बदले का कोई विष शेष नहीं था। विष जितना भीतर रहता है, उतना ही आदमी के कदम भारी करता है। मैंने बरामदे में बैठकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे एक ताजा गेंदे की माला रखी और मन ही मन कहा कि घर अपने मूल में लौट रहा है, न उसी जड़ता के साथ, पर उस संकल्प के साथ जो बदलाव को अनाथ नहीं छोड़ता। उसी शाम बहू ने आकर रसोई में 2 पराठे तवे पर रखे, घी की हल्की सींच। वह मेरे कमरे तक आई, थाली चौखट पर रखी और लौटते वक्त तुलसी के पास दिया सीधा कर गई। उसके कदमों में पहले की तरह झटपटाहट नहीं थी, उनमें एक संभाली हुई लय थी। बदलाव की चाल तेज नहीं होती, उसकी सांस लंबी होती है। मैंने पराठे तोड़े, दही में डुबोया और धीरे धीरे खाया। रसोई से बर्तनों की टन-टन संगीत बनकर आती रही। घर का संगीत जिसके सुर कभी कभी बेसुरे भी होते हैं, पर अंत में सम मिल ही जाता है। बेटे ने अगले हफ्ते फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर एक छोटी घोषणा लगवाई, गलतियों की सूची नहीं, सुधारों की सूची। और सबसे नीचे धन्यवाद, मजदूरों, सप्लायरों, ग्राहकों और एक पंक्ति उन हाथों के लिए जिन्होंने यह ढांचा खड़ा किया। पंक्ति अनाम थी,
पर नाम की जरूरत नहीं थी। नाम वे होते हैं जिन्हें पुकारना पड़े। कुछ पहचानों की पुकार उनके काम में ही सुनाई देती है। मैंने नोटिस बोर्ड के सामने थोड़ी देर खड़े होकर यह पंक्ति पढ़ी। कोई देख नहीं रहा था, पर मेरे भीतर एक धीमी खनक हुई, जैसे धातु पर हथौड़े की सही चोट। रात में नींद गहरी आई। सपने में मैंने खेत देखे, सरसों नहीं, गेहूं की बालियां, जिनकी रंगत सुनहरी नहीं, स्थिर थी। हवा चलती, बालियां झुकती, पर जड़ें जगह पर रहती। सपने में कहीं कोई आवाज नहीं थी, केवल दृश्य, किसान की पीठ, उसके कंधों की सीध, और दूर घर की ओर उठता धुआं। मैं सोकर उठा तो यह सपना मेरे भीतर वजन नहीं, हल्कापन छोड़ गया था। हल्कापन वही है जिसमें आदमी नई सुबह की रोशनी को पकड़ सकता है। अगली सुबह मैंने निर्णय किया कि कंपनी में अंतरिम चरण समाप्त कर स्थायी व्यवस्था की घोषणा होगी। बोर्ड मीटिंग में मैंने वही लय रखी, स्वर स्थिर, शब्द कम, आशय स्पष्ट। बेटे को मैंने संचालन के भीतर एक विशिष्ट खंड सौंपा, गुणवत्ता और समुदाय संबंध। यह वही जगह थी जहां वह सबसे ज्यादा सीख सकता था और सबसे ज्यादा लौट भी सकता था। बहू से घर के वित्त और दान व्यवस्था की जिम्मेदारी कहने को नहीं, सौंपने को कही। दान की परिभाषा केवल रुपये नहीं, समय, ध्यान और स्थान भी। उसने सिर हिलाया और इस बार उसकी आंखें पहले से साफ थीं, जैसे शीशे पर जमा धुंध सुबह की हवा में उतर गई हो। दिन ढलते ढलते आकाश ने नीला छोड़कर जामुनी ओढ़ लिया। मैंने बरामदे में दिया जलाया। लौ सीधी और स्थिर रही। दूर कहीं शंख बजा, शायद किसी घर में संध्या आरती। मैंने आंखें बंद की और एक वाक्य भीतर उतरता महसूस किया, जब आदमी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा लेता है, तब संसार उसका बचा हुआ भार खुद उठा लेता है। मैंने यह वाक्य किसी किताब में नहीं पढ़ा, यह मेरे हाथों की नसों में लिखा गया था, वर्षों की पकड़ और छोड़ के बीच। और तभी मुझे समझ आया कि यह कहानी सिर्फ अपमान और प्रतिकार की नहीं थी, यह पहचान की पुनर्स्थापना थी। पहचान जो उम्र से नहीं, कर्म से बनती है, और कर्म जो शब्दों से नहीं, लयों से सुनाई देता है। मशीन की, दियों की, कदमों की। मैं बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गया, पैर फैलाकर, घुटनों की हल्की चिड़चिड़ाहट को अपना संगीत मानकर। ऊपर तारे अपनी जगह पर थे, नीचे धरती अपनी, और मेरे भीतर वह शांत निष्कर्ष स्थापित था कि सबसे सधी हुई जीत वही है जिसमें किसी की हार का शोर नहीं, केवल व्यवस्था की वापसी का स्वर हो, धीमा पर दूर तक जाने वाला। संध्या आरती के बाद आकाश देर तक हल्का नीला रहता, फिर धीरे धीरे जामुनी में घुल जाता। उन रंगों के बदलने के बीच मैंने अपनी दिनचर्या को और ठोस किया। सुबह दिए की लौ सीधी करना, तुलसी के पास पानी की धार को पतली और बराबर रखना, बरामदे की झाड़ू को कोनों तक ले जाना, और फैक्ट्री पहुंचकर बेल्ट की आवाज को कान से परखना। आवाज अगर एक पल को ऊबड़ खाबड़ हो तो समझ जाता कि कहीं ना कहीं कसावट ढीली है। जीवन भी वैसा ही है, ढीली जगहों का पता सबसे पहले लय से चलता है, शब्द बाद में आते हैं। मैंने शब्दों को अभी भी कम रखा, काम को ज्यादा। अंतरिम से स्थायी व्यवस्था तक पहुंचते हुए मैंने कंपनी के भीतर एक बीज रोपा, श्रम सम्मान ट्रस्ट। उसके नियम सरल रखे, हर साल मुनाफे का एक हिस्सा मजदूरों के परिवारों के नाम, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, बीमारी की आपात सहायता, बिना कागजों के अपमान के। ट्रस्ट का दफ्तर कांच के केबिनों के बीच नहीं, फ्लोर के किनारे बना, जहां तेल की हल्की गंध रहती है और मशीन की गूंज दिल तक पहुंचती है। वहां एक लकड़ी की मेज, एक पीतल की घंटी और दीवार पर टंगा कैलेंडर। दिनों की गिनती इसलिए नहीं कि समय भाग रहा है, बल्कि इसलिए कि हर दिन का हक तय हो। मैंने उद्घाटन के दिन कोई भाषण नहीं दिया, मैंने बस घंटी बजाई और रजिस्टर के पहले पन्ने पर अर्ज शब्द लिख दिया। अधिकार नहीं, अनुरोध, पर ऐसा अनुरोध जो व्यवस्था बन जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। घर में बहू ने धीरे धीरे रसोई की भाषा बदली। मसालों के जार वैसे ही रहे, पर अब उन पर सिर्फ लेबल नहीं थे, उनमें नुस्खे की छोटी छोटी चिटें भी थीं। हल्दी कब कम रखनी, हींग कब तड़के में घुलनी, और गरम मसाले का चुटकी कब आखिर में गिरनी। मेरी दवाइयों की ट्रे सामने शेल्फ पर, औजारों के बॉक्स के पास एक साफ कपड़ा, और चौखट पर एक छोटी चौकी, जहां बैठकर जूतों के फीते धीरे धीरे बांधे जा सकें। सम्मान कभी घोषणा से नहीं आता, वह वस्तुओं की जगह रखाई से आता है कि किसे किस ऊंचाई पर रखा गया।
मैंने यह ऊंचाई किसी के आगे तानी नहीं, मैंने सिर्फ देखी और उसे अपने भीतर सुरक्षित रखा, जैसे पुरानी पॉकेट घड़ी जो समय नहीं दिखाती पर धड़कन याद दिलाती है। बेटा अपनी भूमिका में अब बारीकियों की तलाश करता। गुणवत्ता और समुदाय संबंध उसके हिस्से थे। उसने शिकायत डेस्क पर बैठकर कई फाइलें खोलीं। हर फाइल में किसी की झुंझलाहट के साथ किसी की उम्मीद भी लगी रहती है। शाम को वह अक्सर फ्लोर के उस कोने में खड़ा रहता जहां पुरानी प्रेस मशीन अपनी धीमी ताल में चलती है। शुरुआत में वह समय का हिसाब रखता, कितनी देर रुका। बाद में उसने समय का हिसाब छोड़ दिया और ध्वनि का हिसाब रखने लगा। ध्वनि का हिसाब तभी बनता है जब भीतर के शोर कम हो। उसके भीतर के शोर धीरे धीरे बैठते जा रहे थे। मैंने उत्तराधिकार के कागज अलग से तैयार किए, वे कागज जो जीवन के बाद की व्यवस्था को बिना शोर के आगे सरका दें। खेत बंटवारे में न कोई बड़े का विशेषाधिकार रखा, न छोटे का। दोनों के हिस्से में मिट्टी का एक सा वजन, पानी का एक सा प्रवाह और मेड़ के पेड़ों पर एक सी छाया। शहर का घर किसी भी वक्त न बिके, इसके लिए 5 साल का अनुशासन दर्ज किया। कंपनी में वोटिंग अधिकारों पर एक पतला सा नियम जोड़ा। जिस निर्णय में श्रमिक कल्याण का हिस्सा घटे, उस पर मेरी पुरानी मुहर ही अंतिम रहे। यह मुहर कोई अहंकार नहीं, यह वह कील थी जो ढांचे को एक ओर से फैलने से रोक दे। दस्तावेज तैयार करते वक्त मेरी उंगलियों में हल्की कंपन थी, उम्र का कंपन नहीं, जिम्मेदारी का। मैंने कागजों को लाल धागे से बांधते हुए सोचा, धागे का काम गांठ दिखाना नहीं, गांठ को भीतर छिपाना है ताकि बाकी कपड़ा साफ रहे। उस हफ्ते गांव जाना हुआ। पीतल के लोटे में पानी, एक थैला जिसमें गुड़, तिल और धूप बत्ती। पिता की याद में पीपल के पास थोड़ा जल डाला। मां की स्मृति में तुलसी के गमले में नई मिट्टी मिलाई। गांव की हवा का भारीपन अलग होता है, वहां धूल में स्मृतियां अधिक मिलती हैं। सरसों की पीली चादर दूर तक फैली थी। किनारे पर धान के खाली खेत पर चिड़ियां चुग रही थीं। मैंने मिट्टी को हथेली में लिया, कणों की बनावट वही, नमी अलग। समय हर चीज का हल्का सा स्वाद बदल देता है। लौटते वक्त मैंने गांव के स्कूल में 2 नए पंखे भिजवाए और ट्रस्ट से शिक्षक सहायता की एक छोटी लाइन जोड़ दी। छोटी पर स्थायी। मैं जानता था सतत देने का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह किसी को शर्मिंदा न करे, केवल सक्षम बनाए। कंपनी में सालाना मिलन का विचार आया। भाषण कम, सम्मान अधिक। उस दिन फ्लोर पर अस्थायी मंच नहीं लगाया। मंच की ऊंचाई आदमी के मन में दूरी बनाती है। सब एक समतल पर। बैनर पर कंपनी का नाम और नीचे छोटी पंक्ति, मेहनत तुम्हारा नाम है। पुराने फोरमैन की कलाई पर मैंने घड़ी बांधी। नए प्रशिक्षुओं को टूल किट दी, प्लायर, स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा ऑयल कैन और भीतर रखी चिट्ठी। पहला औजार तुम्हारा कान है। चिट्ठी पर मेरा नाम नहीं। नाम की जरूरत तब होती है जब इरादा छोटा हो। पर उस दिन भीड़ के बीच मैंने महसूस किया कि नाम के बिना भी पहचान कमरे की हवा में एक मोटा पर नरम पर्दा बनकर तैरती है, रोशनियों को तीखा नहीं होने देती। घर लौटकर मैंने पत्नी की तस्वीर के पास नई माला टांगी। बहू ने कपड़े की किनारी पर एक छोटा सा टांका खुद लगाया था। धागा सूत का, रंग हल्का नीला। वह टांका दिखता नहीं था, पर बिना उसके किनारी ढीली पड़ती। मैंने किनारी पर अंगुली फेरते हुए सोचा, कई रिश्ते ऐसे ही टांकों से टिके होते हैं जो घोषित नहीं होते, पर ताने बाने को गिरने नहीं देते। रात को छत पर चलते समय बेटे के कदम अब बराबर पड़ते, न बहुत तेज न बहुत धीमे। उसकी चाल में जो झटके थे वे सम में बदल रहे थे। सम वही है जिसमें आदमी को अपने कदमों की गिनती छोड़कर सांस की गिनती सुनाई देती है। मैंने एक और निर्णय धीरे धीरे लागू किया। कारखाने के छोटे कमरे में एक प्रशिक्षण कक्षा, जहां सप्ताह में 3 दिन मशीन की भाषा पढ़ाई जाए। शिक्षक वही पुराने हाथ, छात्र वही नए चेहरे। पाठ्य में 3 अध्याय, ध्वनि, ताप और गंध। ध्वनि बताएगी कि कसावट कहाँ ढीली, ताप बताएगा कि रगड़ कहाँ बढ़ी, गंध बताएगी कि तेल कहाँ कम। क्लास का अंत हर बार एक सवाल से, आज तुमने अपने भीतर की कहाँ कसावट ढीली देखी। यह सवाल मशीन का नहीं, मन का था। पर मशीन के बहाने मन तक पहुंचना आसान होता है। त्योहार आया। गुरु पर्व पर शहर के गुरुद्वारे में लंगर। मैंने ट्रस्ट के नाम से आटा, चावल और दाल भेजी। घर से बहू ने सूखे मेवे और देसी घी। मैं खुद बर्तनों के पास जाकर खड़ा हुआ।
कड़छी से दाल की धार बराबर रखता रहा। सेवा का सुख शोर नहीं करता, वह कलाई में उतरता है और आंखों में नमक बनकर रह जाता है। लौटते समय मैंने सीढ़ियों पर बैठे एक बुजुर्ग को देखा। उनकी आंखों में वह थकान थी जो सम्मान की कमी से आती है। मैं उनके पास खड़ा होकर एक क्षण ठहरा। कोई शब्द नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, केवल साथ। साथ भी भोजन की तरह है, कभी कभी एक निवाला काफी। रात में मैंने वसीयत के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य जोड़ा, घर के बरामदे का दिया हर शाम जले, चाहे कोई भी हो। अगर दिया बुझ जाए तो अगले दिन कारखाने में घंटी 2 बार बजे। यह वाक्य व्यवस्था का पुल था, घर से कारखाने, कारखाने से घर। लोग नियमों में भाव नहीं ढूंढते, पर कुछ नियम भाव की सबसे सुरक्षित पेटी होते हैं। मैंने कागज मोड़कर लाल धागे के नीचे रखा और तिजोरी में वापस रख दिया। तिजोरी बंद करते ही भीतर हल्की शांति फैल गई, जैसे किसी भारी दरवाजे को सही कुंडी मिल गई। कुछ रातें ऐसी भी आईं जब नींद देर से उतरी। उम्र की अपनी जागरणियां होती हैं, शरीर नहीं, विचार जागता है। उन रातों में मैं बरामदे की कुर्सी पर बैठता और दूर तारों को देखता। तारे अपने आप में भविष्य नहीं बताते, पर स्थिरता सिखाते हैं। मैंने सोचा, जब बेटा मुझे एक शब्द में बांध रहा था, तब उसके भीतर का आकाश बदहवास था। अब वही आकाश शांत है। अपमान का उत्तर अपमान नहीं, विस्तार है। इतना विस्तार कि शब्द छोटे पड़ जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। सुबह जब फैक्ट्री पहुंचा तो गेट के पास नीम की छाह में गिरे पत्ते समेटे जाती दिखी। वही सफाई वाली जिसका पति अस्वस्थ रहता है। ट्रस्ट से उसके घर पिछले महीने दवा पहुंची थी। उसने मेरी ओर सीधे नहीं देखा, उसने बस अपना दुपट्टा ठीक किया और काम में लग गई। सम्मान का सबसे शुद्ध रूप यही है कि वह किसी को प्रणाम में झुकने पर मजबूर न करे, केवल उसके कद को भीतर से सीधा कर दे। मैं भीतर चला गया। बेल्ट, रोलर, प्रेस और कहीं कहीं हथौड़े की टिंग। हर आवाज में मुझे एक ही बात सुनाई दी, व्यवस्था की वापसी। बेटे ने उसी सप्ताह शिकायत डेस्क की दीवार पर एक छोटा बोर्ड टांगा। हर सप्ताह एक नाम, उस कर्मचारी का जिसने किसी अनदेखी जगह पर कसावट पकड़ी। बोर्ड पर नाम लिखने का काम उसने खुद लिया। अक्षर साफ, स्ट्रोक स्थिर। एक दिन मैंने दूर से देखा कि उसने बोर्ड के नीचे एक सूखा फूल रखा। हो सकता है झाड़ू से गिरा हो या जानबूझकर रखा गया हो। सूखे फूल भी गवाही देते हैं कि कभी यहां रंग और रस थे, और अगर व्यवस्था रहे तो फिर से होंगे। और तब मुझे समझ आया कि न्याय की कविता बड़ी पंक्तियों में नहीं, छोटे इशारों में लिखी जाती है। रसोई की शेल्फ की ऊंचाई, गेट की बीप का स्थिर हरा, नोटिस बोर्ड की पंक्ति का सीधा बैठना और बरामदे के दिए की लौ का बिना कांपे जलना। यह कहानी बदले की नहीं थी, यह कहानी जिम्मेदारी के वापस अपनी जगह आ बैठने की थी। मैं बरामदे की सीढ़ी पर उतरा, पैरों की चिड़चिड़ाहट को अपना संगीत मानते हुए। भीतर एक वाक्य जम गया, शांत, ठंडा, स्पष्ट, कि उम्र किसी को आलसी नहीं बनाती, वह केवल उस धातु की चमक नापती है जिसे तुमने जीवन भर आंच में रखा। और अगर धातु सही हो तो आखिर में वही धातु औजार बनती है, ऐसा औजार जो शोर नहीं करता पर इतिहास की दिशा बदल देता है। मेरी दिनचर्या जितनी स्थिर होती गई, उतना ही समय ने अपने छोटे छोटे इम्तिहान सामने रखे। बरसात के बाद एक अजीब सा मौसम आया, न पूरी धूप न पूरी ठंड। आर्द्रता दीवारों में उतरती और फैक्ट्री की छत पर बने पुराने जोड़ों में से कहीं कहीं से पसीना रिसने लगता। उसी दौरान एक सप्लायर अचकचा गया। कच्चा माल बंदरगाह पर रुका, कागजों में एक नई शर्त और माल की रिहाई को लेकर उलझन। यह वह जगह थी जहां जल्दबाजी टूट फूट पैदा करती है। मैंने भीतर की सांस लंबी की और अपनी वही पुरानी विधि अपनाई। पहले ध्वनि, फिर ताप, फिर गंध। ध्वनि बताती है कि घबराहट कहाँ हिल रही है, ताप बताता है कि झुंझलाहट कहाँ तेज है, गंध बताती है कि डर कहाँ सड़ना शुरू कर चुका है। मैंने उस संयोजन को पकड़ने की कोशिश की, पर इस बार मेरे पहले बेटा वहां पहुंच चुका था। वह कागजों के गट्ठर के बीच नहीं उलझा। उसने बंदरगाह के पुराने क्लर्क को याद किया, जिसके साथ मेरी पीढ़ी ने भरोसे की रोटी बांटी थी। उसने ट्रस्ट के दफ्तर से एक पत्र बनवाया, लाभ नहीं, वचन का, कि माल रिहा होते ही किसानों के समूह को भुगतान का एक हिस्सा अग्रिम दिया जाएगा। उसने सप्लायर को फोन नहीं किया, उसने उसके बेटे को संदेश भिजवाया। संदेश में फायदे का हिसाब नहीं, पुराने समय की याद का तंतु था। शाम तक माल के कंटेनर खुले।
फैक्ट्री के भीतर जो ध्वनि दिन भर ऊबड़ खाबड़ थी, वह फिर लय में लौट आई। मैंने दूर से देखा, वह अब समय नहीं, संबंध के तापमान को भी पढ़ने लगा है। उस रात मैंने पत्नी की तस्वीर के आगे दिया थोड़ी देर अतिरिक्त जलने दिया। लॉ इसके पहले जितनी स्थिर कभी नहीं थी। कुछ दिनों बाद शहर के एक हिस्से में बिजली अनियमित हुई। डीजल जनरेटर के समय सारणी के साथ उत्पादन की शिफ्टें काटनी थीं। वह वही पल था जब गुणवत्ता सबसे पहले गिरती है। थकान में कसावट ढीली और जल्दबाजी में नाप तौल निकृष्ट। मैंने बेटे को फ्लोर के उस कोने में देखा जहां पुराने प्रेस की ताल सबसे भारी बजती है। उसने समय सारणी से पहले लोगों के क्रम को देखा। किसकी आंखें थकान में ज्यादा डूबी हैं, किसकी हथेलियां अब भी गर्म तवे की तरह सजीव हैं। उसने शिफ्ट की रचना इंसानी तापमान से की, कागज से नहीं। आधी रात तक कोई आवाज ऊंची नहीं हुई और सुबह जो बैच बाहर गया उसमें एक भी बॉक्स वापस नहीं लौटा। मैंने सोचा, बुद्धि तब लायक होती है जब वह आंकड़ों की भाषा के नीचे मनुष्यता की लिपि पढ़ ले। घर में बहू ने चरखा नहीं चलाया, पर उसकी उंगलियों ने घर की सुई को नए कपड़े में सही जगह पिरोया। उसने मेरे औजारों की जगह के पास एक छोटा बोर्ड टांगा, कौन सा औजार कब तेज करना है और किस हफ्ते किसकी धार देखनी है। यह सूची किसी प्रदर्शन की नहीं लगी, वह घर की लय को लिखने का ईमानदार प्रयास थी। मेरी दवाइयों की ट्रे के साथ उसने पानी के गिलास के नीचे पीतल की छोटी तश्तरी रखी। ठंडा पानी पीतल के संग थोड़ा सा संयम सीखता है। मैं उन सूक्ष्म बातों में एक नई भाषा बनते देख रहा था। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। एक रविवार की सुबह मैं बेटे को लेकर उस छोटे कमरे में गया जहां मैंने पहली बार फैक्ट्री का नक्शा बनाया था। दीवार पर अभी भी धुंधली रेखाएं, टांगे में जंग लगा हुआ स्केल और शेल्फ पर रखी पहली खरीद की रसीदें। कमरे में तेल, पुरानी स्याही और थोड़े से फफूंद की मिलीजुली गंध थी, इतिहास की गंध। मैंने शेल्फ से एक पुराना टिन निकाला। उसमें 2 चाबियां थीं, एक भारी, दूसरी पतली। भारी चाबी वो थी जिससे हमने पहला शटर खोला था। पतली वह थी जिससे हमने दफ्तर की खिड़की बंद की थी जब पहली रात मशीनें सोने गई थीं। मैंने टिन को मेज पर रखा और उसे खुला रहने दिया। कोई घोषणा नहीं, कोई संकेत नहीं। चाबियां जब कहानियों में घूमती हैं तो ताले अपने आप समझ लेते हैं कि उन्हें कब खुलना है। उस दिन दोपहर बाद हमने बोर्ड में एक और प्रावधान जोड़ा। लाभांश के साथ श्रमिक कल्याण का अंक जोड़कर ही किसी निर्णय की वैधता होगी। यह गणित नहीं, संस्कृति की बंदिश थी। अगर संस्कृति का पट्टा ढीला पड़ जाए तो कंपनी का घोड़ा दिशाहीन दौड़ता है। मैंने उस प्रावधान पर अपना पुराना स्याही वाला हस्ताक्षर किया, घुमावदार पर स्थिर। बेटे ने भी साइन किया, सीधे स्ट्रोक, पर इस बार ठहराव के साथ। हमारी स्याही के बीच एक पतली रिक्त जगह बची। मैंने महसूस किया कि वहां हवा चल रही है, जो मतभेद नहीं, शीतलता दे रही है। शाम ढली तो मैं गली के गुरुद्वारे तक पैदल चला। लंगर की कतार मंद थी, कड़छी से दाल की धार उतरती और कटोरों में बंटती। मैंने परोसने वाले युवक के कंधे पर हल्का हाथ रखा। उसकी पीठ पर पसीने की पतली परत थी, पर उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा संतोष। वापस लौटते हुए मैंने देखा, बेटे ने रास्ते के दोनों किनारे लगे पीपल और नीम को एक साथ देखा। 2 पेड़, 2 स्वभाव, एक की छांव घनी, दूसरे का पत्ता औषधि। उसे शायद समझ आ रही थी कि कंपनी में भी 2 पेड़ों की जरूरत है, घनी छांव और औषधि। कुछ ही सप्ताह बाद शहर में एक बाढ़ सी खबर आई। बड़े ग्राहक ने अचानक भुगतान समय बढ़ाने की मांग की। नकदी प्रवाह मध्यम होने का खतरा था। ऐसे में कंपनियां आमतौर पर मजदूरों के समय पर हाथ रखती हैं। सबसे आसान वही लगता है जो सबसे कमजोर को चोट दे, पर उसने वैसा नहीं किया। उसने पहले ट्रस्ट की बैठक बुलाई। खर्चे जहां कटें वहां कटें, पर समय पर मेहनताना बंटे। उसने दफ्तर के एसी को सीमित घंटों तक चलाया। कांच के केबिनों की चमक थोड़ी कम हुई, पर फ्लोर पर पसीने की नमक रेखा बनी नहीं। महीना बीता और ग्राहक ने खाता संतुलित किया। मैंने उस वक्त समझा कि मूल्य कभी कभी मुनाफे की भाषा के बाहर भी लिखा जाता है, मानवीय ढंग से। मुझे लगा अब इतिहास की दिशा थोड़ी मेरी पकड़ से बाहर जाकर भी सही राह पर है। मैंने उत्तराधिकार के दस्तावेज के कुछ पन्ने और स्पष्ट किए। कंपनी की कमान धीरे धीरे, शर्तों के साथ, पर सम्मानपूर्वक आगे।
खेतों के बंटवारे की रेखा पर मैंने एक पंक्ति और जोड़ी। किसान जिसने बोया वही पहले काटेगा, चाहे वह किसी का भी बेटा हो। घर में शाम के दिए के नियम के साथ मैंने एक नया छोटा नियम लिखा। जो भी पोता पोती या बच्चा मौजूद हो, दिए के पास पहली बार हाथ वहीं जोड़ेगा। परंपरा तब चलती है जब अगले हाथों तक उसका ताप पहुंचे। मैं फिर गांव गया, इस बार अकेला नहीं, छोटे बेटे के साथ। हमने पीपल, तुलसी और खेतों के मेड़ों को देखा। मिट्टी के तंतु वही, पर समय का स्वाद थोड़ा बदल चुका। स्कूल के बच्चों के लिए ट्रस्ट से किताबें आईं। पन्नों की गंध में एक ऐसी ताजगी थी जो शहर के कागजों में कम मिलती है। लौटते वक्त मैंने महसूस किया कि मेरी चाल अब उतनी भारी नहीं रही। कदमों में वह हल्की सी थरथराहट अब धुन बन चुकी थी। बूढ़ा होना अगर इतिहास होना है तो इतिहास की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह वर्तमान को बिना शोर अपने भीतर समा लेता है। शहर लौटकर मैंने अपनी तिजोरी एक आखिरी बार खोली। दस्तावेज के नीचे डायरी रखी, कवर पर हल्की घिसावट, भीतर साफ पन्ने। मैंने पहले पन्ने पर तारीख लिखी और एक छोटा सा वाक्य, अब मौन ढाल नहीं, औजार है। शब्द निर्णय नहीं, प्रमाण है। मैंने कलम की नोक को थोड़ी देर तक हवा में रोके रखा, जैसे कोई धुन की आखिरी तान को लंबा करता है। फिर कलम बंद कर दी। कमरे में दिए की लौ स्थिर थी और बाहर रात अपने तारों को उनकी जगह पर टांग चुकी थी। अगली सुबह मैं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा रहा। दूर सड़क पर दूध वाला, मंदिर की घंटियां, नीम से गिरते पत्तों की धीमी आवाज। मेरे भीतर एक शांति थी जो जीत की नहीं, व्यवस्था की थी, जहां हर वस्तु अपनी जगह पर, हर जिम्मेदारी अपने कंधे पर और हर आवाज अपनी लय में। मैंने सोचा, अब कहानी को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां वह किसी का चेहरा नहीं, एक पद्धति छोड़ जाए। एक पद्धति जो इतने वर्षों के बाद भी दिए की लौ की तरह चले, हल्की पर अडोल। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया, निस्संग नहीं, परिपक्व होकर, घायल नहीं, शमित होकर, मौन नहीं, संगीत होकर। और संगीत तभी पूरा होता है जब आखिरी सम आए। वह सम अब दूर नहीं था। साल का आखिरी तिमाही शुरू होते ही हवा में एक सूखी ठंड घुलने लगी। वह ठंड जो शहर की दीवारों के कोनों से उतरती और हथेलियों पर महीन परत छोड़ जाती। मैंने उसी मौसम में कहानी का सम देखना शुरू किया। फैक्ट्री में सालाना मिलन के बाद एक और सभा तय थी। न कोई भव्य घोषणा, न कोई नया उत्पाद, केवल एक शाम जहां लोग अपनी अपनी जगह से उठकर एक ही समतल पर खड़े हों और सुने कि वर्ष ने हमें क्या सिखाया। मैंने मंच की जगह फिर समतल चुना, कप, प्लेटें और बीच में एक लंबी मेज जिस पर रजिस्टरों की बजाय औजार रखे थे। प्लायर, स्पैनर, हथौड़ा, आयल कैन, सब साफ, चमकते, पर बिना सजावट। उस शाम बेटे ने बोलना शुरू किया। स्वर ऊंचा नहीं, स्थिर। उसने आंकड़े नहीं गिनाए, उसने लय बताई। कैसे ध्वनि, ताप और गंध ने उसे मशीन से ज्यादा मनुष्यों को पढ़ना सिखाया। उसने धन्यवाद दिया, नाम लेकर नहीं, भूमिकाएं लेकर। जो बेल्ट पर नजर रखता है, जो पैकिंग की टेप को सही खिंचाव में पकड़ता है, जो रोलर की धड़कन से पहली अनियमितता पकड़ लेता है। सबसे अंत में उसने एक छोटी पंक्ति जोड़ी, घर की ओर, कि दिया अब रोज समय पर जलता है। उसकी पंक्ति हवा में कुछ देर तैरती रही। मैं पीछे की पंक्ति में खड़ा, हाथ बांधे, बस उस तैरते हुए भाव को महसूस करता रहा। उस क्षण मुझे लगा कि इतिहास ने अपनी दिशा के साथ अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया है, शब्दों से नहीं, लय से। घर लौटते हुए सड़क पर रोशनियों की लड़ियां अभी पूरी नहीं जली थीं। कुछ बल्ब बुझे, कुछ जले। बहू ने बरामदे में चौकी के पास एक नया आसन बिछाया था, पतला पर ठोस। उसने रसोई में सिंक के पास हाथ पोंछने का कपड़ा बदला, नीला से केसरिया, जैसे उसने घर की धुन में एक नया सुर जोड़ा हो। मैंने पानी पिया। पीतल की तश्तरी में उसकी ठंडक थोड़ी देर रुकी रही। कमरे में पत्नी की तस्वीर के सामने फूल ताजा थे, गेंदा और तुलसी के पत्ते, जिनकी महक हल्की सी औषधि बनकर नथुनों तक आई। मैंने दिए की बाती सीधी की। लौ सम में थी। कुछ दिन बाद गांव जाना हुआ, अकेले, इस बार देर तक रुकने के विचार के साथ। पीपल की छांव में बैठे हुए मैंने अपने पिता के वचनों को याद किया। वचन जो अब किसी किताब के वाक्य नहीं, मेरे हाथों की नसों में बहने वाला नियम थे। स्कूल के बच्चों ने अपनी कॉपी दिखाई। नए पन्नों की गंध में भविष्य की चमक थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहलवाया, न कुछ कहा। मैंने सिर्फ उनके माथे पर पसीने की महीन बूंदें देखीं।
जो दोपहर की धूप में चमकतीं और मिट्टी पर गिरकर मिट्टी को थोड़ी देर के लिए सुगंधित कर देतीं। लौटते वक्त मैंने खेतों की मेड़ पर हाथ फेरा। ऊपर से कठोर, भीतर से नम। व्यवस्था भी ऐसी ही होती है, ऊपर अनुशासन, भीतर करुणा। शहर वापस आया तो देखा, कंपनी के नोटिस बोर्ड पर उस सप्ताह का नाम एक अनजान सा था। न नया प्रशिक्षु, न पुराना फोरमैन। एक महिला जो सफाई करती है और जिसने फर्श पर तेल की पतली परत देखकर फिसलन पहले ही पकड़ ली थी और उस हिस्से की घेराबंदी कर दी थी। बोर्ड के नीचे सूखा फूल नहीं था, ताजा पत्ती थी, नीम की, जो किसी ने लगाई थी। नीम कड़वा है, पर वह कड़वाहट औषधि है। मैंने बोर्ड के सामने थोड़ी देर आंखें बंद की। कंपनी की धुन अब केवल बेल्ट और रोलर से नहीं, झाड़ू और कपड़े से भी बन रही थी। यह धुन जितनी विस्तृत होगी उतनी ही स्थिर रहेगी। मैंने तिजोरी से दस्तावेज निकाले। उत्तराधिकार की मुहर के लिए आखिरी रेखा। मुहर के साथ एक पतली पंक्ति लिखी। किसी एक के हाथ में समस्त शक्ति नहीं, शक्ति टांके की तरह अदृश्य पर हर किनारे में बांटी हुई। घर के लिए एक और नियम, त्योहारों पर दान केवल बाहर नहीं, भीतर भी। समय का दान, कान का दान और शब्दों का संयम। मैंने कलम रखी, लाल धागा बांधा और तिजोरी बंद कर दी। कुंडी की आवाज वैसी ही थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, ठीक सम। उस रात मैं छत पर लेटा रहा। आसमान साफ, तारों की कतारें अपने अपने स्थान पर। मैंने अपनी सांसों की गिनती नहीं की, मैंने उनकी लय सुनी। लय में एक जगह पर सम आया और उसी सम में मुझे लगा कि कहानी का अंत नहीं, विश्राम होना चाहिए। अंत काट देता है, विश्राम जोड़ देता है। मैं नीचे उतरा। घुटनों की चिड़चिड़ाहट अब तकलीफ नहीं, परिचय थी। बरामदे में दिया जल रहा था। बाती छोटी थी पर लौ स्थिर। मैंने दिए के पास बैठकर आंखें बंद कीं। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, केवल स्वीकृति। अगली सुबह बेटे ने मेरे कमरे के बाहर रखे अखबार को थोड़ा अंदर सरका दिया। छोटा सा इशारा, पर वह इशारा कहता था कि घर की दहलीज अब मेरी ओर से भी उसकी ओर है। बहू ने तुलसी के पास पानी डालते हुए मिट्टी को ज्यादा नहीं भीगने दिया। जड़ों को सांस चाहिए। मैंने चाय की चुस्की ली। अदरक और इलायची का संतुलन ठीक। फैक्ट्री पहुंचा तो गेट का बीप बिना अटकन के हरा, जैसे मान्यता बिना रोक टोक पर नियम के साथ। फ्लोर पर बेल्ट, रोलर, प्रेस, हर आवाज में सम। किसी ने मुझे सर नहीं कहा, किसी ने मुझे बाबा नहीं कहा। संबोधन से परे जो पहचान बनती है वही सबसे स्थिर होती है। मैंने समझ लिया, न्याय की कविता पूरी हो चुकी है। ये कविता किसी की हार पर नहीं, व्यवस्था की वापसी पर लिखी गई थी। मैं बरामदे की चौखट पर बैठा, धूप की पतली धार को उंगलियों से बांटा। भीतर जो वाक्य बहुत वर्षों से आकार ले रहा था वह अंततः स्पष्ट हुआ। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें तुम्हारा नाम कम और तुम्हारी परंपरा अधिक सुनाई दे। जहां बदला नहीं, मर्यादा बोलती है। जहां चुप्पी ढाल नहीं, औजार बनकर इतिहास की दिशा मोड़ देती है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। और पहली बार यह झुकना हार नहीं, पूर्णता था। सर्दियों की पहली धुंध जब गली पर उतरी तो हवा में किसी पुराने कंबल की गंध थी। वह गंध जो शरीर से नहीं, स्मृतियों से गर्माती है। बरामदे के कोने में रखा दिया अभी अभी बुझा था। बाती से हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे रात की थकान आखिरी बार सांस ले रही हो। मैंने तुलसी के पास पानी डाला। धार पतली, बराबर और इतनी शांति से कि मिट्टी की महीन परत भी टूटे नहीं। फैक्ट्री जाने से पहले मैं हमेशा यही करता हूं। घर की लय को सीधा करके ही मशीनों की लय सुनना संभव होता है। सड़क पर दूध वाले की साइकिल की घंटी ने सुबह को जगाया। दूर मंदिर की घंटियों ने उसे दिशा दी। भीतर मुझे वह स्थिरता महसूस हुई जो जीत की नहीं, व्यवस्था की होती है। जहां हर वस्तु अपनी जगह पर और हर जिम्मेदारी अपने कंधे पर बैठी रहे। कंपनी में इस मौसम में सबसे बड़ा काम निरीक्षण होता है, ध्वनि, ताप और गंध का। बेल्ट की सरसराहट अगर थोड़ी ऊंची हो तो समझ लो कि कहीं कसावट ढीली है। रोलर का ताप अगर एक दर्जा अधिक हो तो रगड़ बढ़ी है। और अगर हवा में तेल की गंध के साथ हल्की जलन आए तो समझ लो कि माप कहीं बिगड़ा। मैं यह सब कान, हथेली और नथुनों से पढ़ता हूं। आंकड़े बाद में आते हैं, इंद्रियां पहले। अब बेटे की इंद्रियां भी यही भाषा सीख गई हैं। वह फ्लोर पर खड़ा होकर पहले सुनता है, फिर लिखता है। उसकी नोटपैड पर रेखाएं अब सीधी ही नहीं, धीरज से भरी भी दिखती हैं।
मुझे देखकर वह सिर से हल्का सा इशारा करता है, आभार का नहीं, सहभाग का। मैं जानता हूं यह बदलाव किसी एक मीटिंग का नतीजा नहीं, यह महीनों की वे चुप सीखें हैं जो हमने एक दूसरे से बिना बोले लीं। घर लौटकर मैंने औजारों के बॉक्स के पास रखी छोटी सी सूची देखी। किस हफ्ते किस स्क्रू ड्राइवर की धार देखनी है, कौन सा स्पैनर फिर से तेल पिएगा। बहू ने सूची की आखिरी पंक्ति में एक छोटा सा वाक्य जोड़ा है, बरामदे का दिया पहले, रसोई की आंच बाद में। यह वाक्य घर की भाषा है। वह बताता है कि गर्मी केवल रसोई में नहीं, मूल्य में भी चाहिए। खाना देर से बने तो भी घर नहीं टूटता, पर दिया देर से जले तो घर की सांस डगमगा जाती है। मैंने दिए की बात ही सीधी की, लौ उठी और स्थिर हो गई। बीते महीनों की कहानी जैसे उस लौ में संक्षेप होकर चमकी। ट्रस्ट का काम अब लय में है। मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, स्त्रियों के स्वास्थ्य शिविर और गांव के स्कूल में पंखों व किताबों की सतत आपूर्ति। मैंने नियम रखा है कि हर दान के साथ 1 घंटे की सेवा जोड़नी होगी। किसी के पास समय कम हो तो कान का दान दे, किसी की गति तेज हो तो हाथ का। दान तब संस्कार बनता है जब वह पैसे से आगे बढ़कर समय और ध्यान का आकार ले। सालाना मिलन में इस बार मंच नहीं लगा। औजारों की मेज के इर्द गिर्द लोग खड़े रहे, एक समतल पर, बिना ऊंचाई के। मैंने पीतल की घंटी बजाई। ध्वनि उतनी ही मोटी और गर्म थी जितनी मुझे चाहिए थी। बेटे ने सबके बीच खड़े होकर लय की बात की कि कैसे गुणवत्ता संयोग नहीं, तालीम है, और तालीम केवल शब्दों से नहीं, अनुशासन से उतरती है। उसने पुराने फोरमैन का नाम लेकर नहीं, उसकी भूमिका लेकर धन्यवाद दिया, जो ध्वनि की पहली अनियमितता पकड़ लेता है। उस क्षण मुझे लगा कि नेतृत्व अब मेरे हाथ से निकलकर उसी दिशा में जा चुका है जहां मैंने उसे धकेला था, किसी धक्का मुक्की के बिना, केवल लय की शक्ति से। दिनचर्या के बीच एक नया अभ्यास जोड़ा है। सप्ताह में एक शाम छत पर बैठकर धातुओं के छोटे छोटे टुकड़ों को रगड़कर चमकाना। यह अभ्यास किसी उपयोग के लिए नहीं, यह मेरे भीतर की जंग हटाने के लिए है। बूढ़ा होना कोई दोष नहीं, पर धातु को हवा में खुला छोड़ दो तो परत बनती ही है। मैं रगड़ता हूं, धीरे, बराबर दाब से, जब तक कि सतह पर एक ऐसी चमक न लौट आए जो दिखने के लिए नहीं, टिकने के लिए हो। उसी शाम मैं डायरी में 2 पंक्तियां लिखता हूं। कहां ध्वनि बदली, कहां ताप उभरा, कहां गंध ने चेताया। डायरी कोई साहित्य नहीं, वह मेरे और मशीन के बीच का अनुबंध है, जिसमें हर दिन का साक्ष्य जमा है। गांव की यात्राएं अब नियमित हो गई हैं। पीपल के पास जल चढ़ाना, तुलसी में नई मिट्टी मिलाना और स्कूल के बरामदे में बच्चों के साथ बैठकर उनकी कॉपियों के पन्ने पलटना। कॉपियों की गंध में एक ऐसी कच्ची मिठास होती है जो शहर के कागजों में नहीं मिलती। मैं बच्चों के माथे का पसीना देखता हूं, धूप में चमकते छोटे छोटे मोती, और समझता हूं कि भविष्य का सबसे भरोसेमंद सिक्का वही है जिसे मेहनत की धूप से चमक मिली हो। लौटते वक्त खेतों की मेड़ों पर चलता हूं, मेड़ ऊपर से कठोर, भीतर से नम। यही संतुलन मैंने घर और कंपनी के बीच भी रखा है। ऊपर अनुशासन, भीतर करुणा। अनुशासन के बिना लय टूटती है, करुणा के बिना लय जड़ हो जाती है। कभी कभी रात उद्धरती नहीं, विचार जागते रहते हैं। मैं तब बरामदे की कुर्सी पर बैठता हूं और दूर किसी घर की संध्या आरती की हल्की गूंज सुनता हूं। वह गूंज मुझे बताती है कि प्रार्थना केवल मांग नहीं, स्वीकृति भी है। जो हो चुका, जो हो रहा और जो होना है, उसके प्रति एक शांत सहमति। बेटे के पुराने शब्द अब भी स्मृति की दीवार पर कहीं लिखे हैं, खुरदरे, ठंडे, पर उनके ऊपर अब एक नई परत है, कार्य, जिम्मेदारी और छोटे छोटे इशारों की। स्मृति को मिटाया नहीं जा सकता, उसे अर्थ बदला जा सकता है। उन शब्दों की चोट अब अक्षरों की तरह नहीं लगती, वे अब एक चेतावनी चिन्ह हैं जो रास्ते के किनारे खड़े हैं, कहते हुए कि इधर खाई है, संभल कर चलो। चेतावनी से घृणा नहीं, वह तो करुणा का रूप है, क्योंकि वह गिरने से पहले बताती है। एक सुबह मैं बेटे के साथ फैक्ट्री के पुराने कमरे में गया, वही कमरा जहां पहली बार नक्शा टंगा था। दीवार की धुंधली रेखाएं अब और हल्की हो गई हैं, फिर भी उनका कंकाल मौजूद है। शेल्फ पर रखा टिन मैंने फिर निकाला, 2 चाबियां अब भी वही हैं। मैंने टिन बंद नहीं किया, उसे खुला रहने दिया। चाबियां ताले के आगे आत्मकथा लिखती हैं, बताती हैं कि किस मोड़ पर किसने कौन सा दरवाजा खोला, किसने बंद किया। मैंने कुछ नहीं बोला, केवल टिन को मेज पर सरका कर छोड़ दिया।
शब्दों के बिना भी संपत्ति का शिक्षा पाठ चलता है, समय, ध्वनि और दृश्य से। घर में बहू ने रसोई की एक शेल्फ नीचे कर दी है, मेरे हाथों की ऊंचाई के अनुसार। यह एक छोटा सा परिवर्तन है, पर इसके भीतर एक बड़ा आशय है कि घर का ढांचा उन लोगों के हिसाब से बदले जो सबसे धीमे चलते हैं। संस्कृति यही है, सबसे धीमे को ध्यान में रखकर तेज को संभालना। दिवाली के बाद उसने रंगोली की चिड़ियों के पैटर्न को चूल्हे के पास भी बनाया। धुएं में थोड़ा रंग खुल जाए ताकि काम की थकान में भी आंखों को राहत मिले। उसकी उंगलियों के टांके अब दीवारों के पर्दों तक पहुंचे हैं। धागे दिखते नहीं, पर किनारों की गिरावट रुक गई है। ट्रस्ट ने इस तिमाही एक नया नियम जोड़ा। हर प्रशिक्षु को 3 महीने तक केवल सुनना, छूना और सूंघना सिखाया जाएगा। बटन और सॉफ्टवेयर बाद में। हमने प्रशिक्षण कक्ष के बोर्ड पर बड़ा सा लिखा, पहला औजार तुम्हारा कान है। उस दिन मैंने मंच पर नहीं, एक बेंच पर बैठकर छात्रों को देखा। नजरें जिज्ञासु, हथेलियां बेचैन। मैंने उनके सामने औजार नहीं हिलाए, मैंने सिर्फ बेल्ट की ध्वनि की ओर इशारा किया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वे भी शांत हुए। किसी ने नोट्स नहीं बनाए, फिर भी सबने कुछ सीख लिया। सीख हमेशा लिखकर नहीं मिलती, वह लय बनकर उतरती है। वसीयत के आखिरी पन्ने पर मैंने उपसंहार लिख दिया है। घर का दिया, फैक्ट्री की घंटी, ट्रस्ट का रजिस्टर और खेत की मेड़, चारों एक ही वृत्त के हिस्से हैं। किसी एक का सम बिखरे तो बाकी 3 उसे खींचकर वापस मध्य में लाएंगे। शक्ति किसी एक की मुट्ठी में नहीं रहेगी, वह टांकों की तरह किनारों में बंटी रहेगी, अदृश्य पर हर तरफ। यह नियम कोई अविश्वास नहीं, यह भविष्य की करुणा है। मैंने पन्ना मोड़ा, कलम रखी और तिजोरी की कुंडी को धीरे से ढकेला। कुंडी ने वहीं स्थिर आवाज की, जैसे इतिहास अपने पन्ने बंद करके कहता हो कि अगला अध्याय तैयार है। शाम को छत पर तारे बहुत साफ थे। मैंने सांसों की गिनती नहीं की, मैंने उनकी लय सुनी। लय में एक जगह समाया, ठीक वैसा जैसा मैं मशीन पर ढूंढता हूं और दिए में देखता हूं और घर के कदमों में सुनता हूं। मुझे लगा कहानी यहां विश्राम मांगती है, अंत नहीं, क्योंकि अंत काट देता है, विश्राम जोड़ देता है। मैंने बरामदे की सीढ़ी पर बैठकर घुटनों की चिड़चिड़ाहट को अपना संगीत माना। पुराना पर सही। सामने दिया बिना कांप के जल रहा था और मैं भीतर से जानता था कि यह लौ अब किसी हवा से नहीं डरेगी, क्योंकि उसके पीछे केवल तेल नहीं, परंपरा का क्रम है। मौन ढाल नहीं, औजार, न्याय शोर नहीं, व्यवस्था, और बुजुर्ग होना बोझ नहीं, इतिहास। मैंने सिर झुका लिया, हार में नहीं, पूर्णता में।